गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। वेरी गुड। अब मैं ये थोड़ी बोल रहा हूँ आप आओ और क्लास में आके बोलो गुड आफ्टरनून सर खड़े होके, ये थोड़ी एक्सपेक्टेड है आप लोगों से। खड़े हो गए हो आप लोग। चलो, क्या किया था हमने लास्ट बताओ। इंटीरियर ऑफ अर्थ से पहले भी तो कुछ किया था, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी किया था। आया सबको समझ में? मतलब इनिशियली जब शुरुआत हुई थी तब ऐसा लग रहा होगा कि नहीं समझ में आ रहा है, बट खत्म होते होते सब कुछ समझ में आ गया। पता है मेरे को ये टॉपिक्स ही ऐसे हैं। आपको आया? बताओ फिर। क्रिटिसिज्म ऑफ सीडीटी, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, क्रिटिसिज्म बताओ। I'm not asking about the evidence. Yes. Criticism. इतना ज्यादा था जो कॉन्टिनेंट्स को ब्रेक कर सकता है, तो फिर उस फोर्स के हेल्प से अर्थ उधर ही स्टॉप होनी चाहिए। क्रिटिसिज्म में डाउट है आपको? क्रिटिसिज्म क्यों नहीं बता पा रहे हो आप लोग? बाकी कौन बता सकता है क्रिटिसिज्म? बोलो। यस। सर जैसा जो पोलर फ्लाइंग फोर्स है, एडवर्ड बेकर का कहना था कि जो कंटिनेंट है उधर से इक्वेटर की तरफ फ्लो हो रहे हैं। और एक दूसरा सर उनका कहना था कि जो ग्रेविटेशन फोर्स है मून और सन का, कंटिनेंट है वो वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव हो रहा है। ठीक है, यहाँ के वाईफाई का पासवर्ड पता है आप लोगों को? नहीं, वाईफाई का पासवर्ड क्या लेके आना। अच्छा चलो ठीक है, वो मैं एक काम करता हूँ, मैं आपको ये दोबारा से लिखवाता हूँ, 4-5 जो है एक एक लाइन में, फिर समझ में आएंगे। एविडेंसेस बताओ। जिग्सो फिट, एक सेकंड। बायोलॉजिकल एविडेंस किस चीज से रिलेटेड थे? वो तो फॉसिल थे मेरे भाई, लैमिंग्स। कहाँ मिक्स कर रहे हो चीज को? सिर्फ लैमिंग्स ही तो थे। ओके चलो, लैमिंग्स। लैमिंग्स कौन होते हैं? रोडेंट्स होते हैं। क्या हो रहा है उनके साथ? मास सुसाइड। व्हाई दे आर डूइंग मास सुसाइड? बिकॉज दे थिंक इनहेरिटेंस, जेनेटिक मेमोरी इज समथिंग डिफरेंट। व्हाट दे थिंक, उन्हें क्या लगता है? कहाँ पे मिलते थे वो हमें? नॉर्वे, स्वीडन, ठीक है, फिनलैंड वाला एरिया जो है। तो एज पर जो ग्रीनलैंड वाला एरिया है, यूएस वाला एरिया, उससे कनेक्टेड था। ठीक है, अगर वहां पे क्या हो रहा है, मास पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है फॉर फूड, वो क्या करेंगे? मूव करेंगे। और उनकी जो जेनेटिक मेमोरी है वो क्या बोलती है कि जो उनको किस तरफ जाना है, टुवर्ड्स दी। अगर ये नॉर्वे है, इधर यूएसए है, हम इधर जाएंगे तो ये क्या हुआ, किस डायरेक्शन में जा रहे हैं? हमें वेस्ट में जाना है। पर जब वेस्ट में जाएंगे लैंड मास है ही नहीं, तो क्या होता है, नीचे गिर जाते हैं, तो उसे मास सुसाइड हो जाती है उनकी। बट उनको ये लगता है कि आगे लैंड है एज पर देयर जेनेटिक मेमोरी। ठीक है, समझ में आता है? नेक्स्ट, प्लेसर डिपॉजिट। व्हाट इज प्लेसर डिपॉजिट से पहले आप बताओ, सुनो, व्हाट आर गोल्ड बेयरिंग रॉक्स? In the rocks which has the rocks which are veins, wherein we find valuable minerals like gold and silver. Okay. So those rocks, when they are bore and tear off, so the deposits which we find on the other side of on the other continent, those find the deposits of placer rocks. ठीक And rocks are found in some shells. ठीक है, क्या? अरे बताता हूँ, तुम टेंशन क्यों लेते हो? खाने पीने से ऊपर भी बहुत बड़ी दुनिया है। क्या कह रहे हो? वही सब कुछ है, खाना पीना ही सब कुछ है।
कौन मानता है इस बात को? हाँ जी, खाना पीना सब कुछ है जिसको भूख लगती है। एक फिलोसफी है ये, किसकी है? चरवाका की। क्या बोलती है वो? प्लेजर इज द अल्टीमेट गोल्ड। उसके लिए कुछ भी कर लो, ठीक है, उधार लेके करना है करो, जैसे मर्जी करना है करो। तो ये मुझे चरवाका वाली फिलोसफी में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग। उसके बाद और एविडेंस बताओ। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉसिल्स में, हाँ हाँ आगे। टू थे ना, दो एविडेंसेस थे, एक बायोलॉजिकल था और एक जियोलॉजिकल था। बायोलॉजिकल का नाम बता दो, जियोलॉजिकल का नाम बता दो, बात खत्म हो जाएगी। मेसोसोरस जियोलॉजिकल, ठीक है। कहाँ पे मिल रहा था? फ्रेश वाटर में तो मिलता था साउथ अफ्रीका में भी उसके फॉसिल्स अवेलेबल थे, और कहाँ अवेलेबल थे? साउथ अमेरिका, ईस्टर्न साउथ अमेरिका वाला एरिया था, ठीक है। सेकंड बायोलॉजिकल एविडेंस, हाँ ठीक है। तो ये क्या है, एक कौन सी स्पीसी है? प्लांट की स्पीसी है, ठीक है। ये कहाँ कहाँ पे मिल रहा था? इंडिया, अफ्रीका, फॉकलैंड्स आइलैंड, फॉकलैंड आइलैंड्स, ऑस्ट्रेलिया। फॉकलैंड आइलैंड्स कहाँ पे? साउथ अमेरिका के पास है। मतलब बेसिकली कहाँ पे अवेलेबल था? गोंडवाना लैंड में, ठीक है। तो गोंडवाना लैंड जो है वो क्या होना स्टार्ट हुआ? ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट होना स्टार्ट हुआ, वो भी उसके फोर्सेस अलग होते चले गए, मतलब कि वो प्लांट की स्पीशीज अलग होता चला गया, ठीक है। उसके बाद क्या एविडेंस अवेलेबल था? भाई तुम लोग ना पीछे बैठो यार, मेरे को बार बार मैं यहाँ भी नहीं आ सकता, मुझे आज डिक्टेट भी करना है। मेरे को स्पेशल ऑर्डर आए हैं क्लास में स्टूडेंट से कि सर आप डिक्टेट करो, किसी ने तो दिए थे कि आप स्लाइड से मत लिखवाओ उनको, आप भी पीछे बैठो। आगे क्यों बैठते हो? या तो यहाँ बैठो, इधर 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 सामने बिल्कुल। हाँ नेक्स्ट, जियोलॉजिकल एविडेंस। वाटर जियोलॉजिकल एविडेंस क्या थे? जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर कौन से थे? नाम? अपलेशियन, अपलेशियन माउंटेन्स। कहाँ पे अवेलेबल थे अपलेशियन माउंटेन्स? चल तो रानी, क्या इंटरनेट दिया है इन्होंने। उसके बाद लास्ट, हर्षिनियन माउंटेन कहाँ पे थे? वेल्स, आयरलैंड, ठीक है। सेंट्रल यूरोप, ओके गाइस। नेक्स्ट लास्ट क्या था? टिलाइट डिपॉजिट। व्हाट इज टिलाइट डिपॉजिट? हाँ जी आप बताओ, टिलाइट डिपॉजिट क्या होता है? बेटर मेड फ्रॉम ग्लेशियर, ठीक है चलेगा। हाँ आप बोलो। सेडिमेंट्स फॉर्म आउट ऑफ ग्लेशियर, ठीक है। और कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में स्टेजेस कौन कौन से थे बताओ? कौन बताएगा मेरे को चारों स्टेजेस? फर्स्ट, थ्री, फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, बता दोगे? सिनॉप्सिस लिखाया था कल, तो उसके अकॉर्डिंग भी नहीं बता सकती हो? हाँ बोलो। पैंजिया, पैन गई पैंगुइन मत बोल देना मेरे को एक बार एक स्टूडेंट बोलता है, थोड़ा सा रिलीजियस पर्सन था, तो वो मेरे से बोलता है कि सर ये सारा लैंडमास एक साथ था कनेक्टेड, तो हनुमान जी तो उनको तो फिर उड़ के जाने की भी जरूरत नहीं थी, वो तो चाहे पैदल भी चले जा सकते थे। रिलीजियस पर्सन होते हैं अलग अलग। वैसे ही आजकल यूपी बिहार में रिलीजन कुछ ज्यादा ही चरम पे, चरम समझते हो, पीक पे है। हाँ भाई सेकंड पेंजिया। और व्हाट इज पंथालसा? पंथालसा क्या होता है? वाटर बॉडी पूरी। ठीक है नेक्स्ट। देन बातें नहीं, वो कुछ बता रहे हैं, आपको तो आता नहीं है। आता है? आता है? आता है तो सेकंड स्टेज के बाद आप बताओगे। सुन रहे तो ऐसे कैसे सुन रहे हो? मुंह से थोड़ी सुनते हैं, कानों से सुनते हैं। हाँ बोल भाई। हाँ हाँ बोलो, थर्ड स्टेज से। नॉर्थ अमेरिका एंड यूरोप
north and another continent are in south. Hmm. Northern hemisphere. That are four stage living. फोर्थ स्टेज में रिफ्टिंग, रिफ्टिंग कौन कौन सी स्टेज में हो रही है और ड्रिफ्टिंग कहाँ हो रही है ये कौन बताएगा? फर्स्ट स्टेज में भी रिफ्टिंग है, सेकंड स्टेज में भी रिफ्टिंग ही हो रही है, थर्ड स्टेज में जाने के बाद रिफ्टिंग स्टार्ट हो जाती है, ड्रिफ्टिंग स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, चलो जल्दी गाइस, टाइम से आया करो, आप भी बहुत दूर से आते हो, बस नहीं मिल रही थी। ठीक है, हाँ फोर्सेस, आप आए थे कल? फोर्सेस, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहाँ पे कब यूज करी हमने? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज द पार्ट, किस चीज का पार्ट था? क्या बोलना चाह रही हैं आप, बताओ कौन सी फोर्स थी वो जहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यूज हो रही थी? पोलर फ्लिंग फोर्स। ठीक है, फोर्स टाइडल, टाइडल फोर्स। ठीक है, टाइडल फोर्स से तुम बताओगे, टाइडल फोर्स से क्या वो बोलना चाह रहे थे? अरे तुम लेफ्ट चीज छोड़ो, ये बताओ क्या होना चाहिए? ग्रेविटेशनल पुल की वजह से जो है कॉन्टिनेंट जो है मूव हो रहे हैं टुवर्ड्स, अच्छा एक बात बताओ, इस क्लास में किसको ये नहीं पता कि इक्वेटर क्या होता है? क्योंकि मुझे ऐसा भी फील हुआ कि यहाँ पे इक्वेटर की भी इंक्वायरी पता नहीं है किसी के बारे में। कोई है ऐसा जिसको ये नहीं पता इक्वेटर क्या होता है? सबको पता है इक्वेटर क्या होता है? लैटिट्यूड्स क्या होते हैं? लैटिट्यूड्स, ये तो इक्वेटर हो गया 0 डिग्री। ठीक है, लैटिट्यूड्स ऐसे याद रखते हैं, लेटी हुई लाइन जो होती है, लॉन्गिट्यूड जो खड़ी हुई लाइन होती है, यहां से स्टार्ट करेंगे। बैक कहां से होगा? ऐसे, ये लॉन्गिट्यूड्स होता है। ठीक है, क्या था हमारा क्वेश्चन कि किधर मूव हो रहा है? इस डायरेक्शन में मूव हो रहा है। ठीक है, ये कौन सा डायरेक्शन है? वेस्टवर्ड। और इंडिया किधर गया? नॉर्थ। ये कौन सा डायरेक्शन में मूव होंगे? नॉर्थवर्ड्स। ठीक है, ओके चलो, एक और फोर्स बची, बियोंसी। बियोंसी का क्या काम था? हाँ, तो क्या हो रहा था उसमें? ओशनिक क्रस्ट एंड कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में, ओशन क्रस्ट के ऊपर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट क्या कर रहे हैं? फ्लोट कर रहे हैं। ठीक है, नहीं चल पा रहा है इसका वाईफाई। एक सेकंड दो मेरे को, इनसे चलवा के लेके आता हूँ। हाँ, बस खाली बैठ जाओ, आके अभी क्वेश्चन पूछूंगा, इंटीरियर ऑफ अर्थ वाई, आप लोग बताओगे एंड हाउ। यार इसमें कर देती हूँ। HEP at the rate, small p capital ठीक। अच्छा, मैं आपको जब सिलेबस बता रहा था, मैंने एक बात बोली थी ना आपको
डेटा एज ए रिसोर्स। तो ये प्राइवेसी कंसर्न के नुकसान भी होते हैं। किसी को पासवर्ड ही नहीं पता है सही, समझ में आ रहा है क्या बोला मैंने? सही पासवर्ड भी नहीं पता, चलो कोई बात नहीं। ओके, नेक्स्ट, इंटीरियर ऑफ अर्थ। व्हाई वी वांट टू रीड इंटीरियर ऑफ अर्थ, व्हाई वी वांट टू नो? फर्स्ट पॉइंट, व्हाई? देखना क्यों पड़ता है? इसका सिनॉप्सिस बनाया था घर पे, क्यों? बोला था ना जो पढ़ाऊंगा उसको सिनॉप्सिस बनाना है, बोलो फर्स्ट। हाँ, कि क्यों हो रहे हैं, ठीक है। सेकंड, आप नहीं आए थे, फर्स्ट लेक्चर है, तुम भी बारिश की वजह से नहीं आई थी कल। हाँ तुम बताओ सेकंड। ठीक है, यस मैम। हम्म 2424 ठीक है, थैंक यू सो मच। हाँ जी, थर्ड तुम बोलो, तुम्हारे पीछे थर्ड क्या था? यही तो बोला उन्होंने दीक्षा है। यस, हाँ ये बोला, पॉइंट अच्छा है। ठीक है, एंड नेक्स्ट, मैग्नेटिज्म के बारे में जानना है, उसमें हमें बेसिकली बात कर रहे हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जो है अर्थ की, ठीक है। नेक्स्ट, लास्ट तुम बोलो। सॉरी, खत्म? 3 ही तो हुए हैं, एक और था ना, इवोल्यूशन ऑफ एटमॉस्फेयर, ठीक है। एंड ये क्या हुआ, व्हाई एंड हाउ? How? I'm not asking about the atmosphere. I'm asking how to know about the interior of Earth. First point, direct and indirect. Direct consists of first drilling and mining. Mining कहाँ पे हुई थी? गोल्ड माइंस ऑफ अफ्रीका में, कितने किलोमीटर? ठीक है, एंड ड्रिलिंग कोला पेनिनसुला, कोला पेनिनसुला में ड्रिलिंग हुई, कितना किलोमीटर? ठीक है, अनदर इज वोल्केनिज्म से क्या पता लगा हमें? मिनरल्स एंड रिसोर्सेस, ठीक है, ओके नाइस। चलो, एक क्वेश्चन दिए थे लिखने के लिए, लिखे सबने? आंसर लिखा? कोई दिखाना चाहता है अपना? ये आप दिखा, देख लो, फिर देख लेते हैं। कोई भी इंसान जो दिखाना चाहता है, एक बार तुम दिखाना चाहते हो, दिखाओ, दे दो भाई, आगे पास कर दो वो पीछे से। इतना सारा कंटेंट, शीट खरीद लो ऐसे ही। What are the main socio-economic development, socio-economic implication arising out of the development of, ये तो मैंने ही बताया था, ये तो आप कर लोगे। दूसरा, वो वाला क्यों नहीं किया आर्टिकल? क्यों नहीं समझ में आया? एलजीबीटी कम्युनिटी के बारे में तो लिखना था उसमें, और क्या लिखना था? सारा पैटर्न मैं आपको बता चुका था, पैटर्न बताया था कल, पॉलिटिकल, लीगल, एडमिनिस्ट्रेटिव, टेक्नोलॉजिकल, इकोनॉमिकल एंड सोशल। तो वो किसी ने ट्राई किया वो वाला क्वेश्चन? दिखाओ। ये तो तुम लिख लोगे, इनका तो पता है मुझे, ठीक है। इनकी शुरुआत हुई डेटा से। ये देखो, मैं एक बात बताता हूँ,
ये जब भी हमारा इंट्रोडक्शन होगा, नंबरिंग वगैरह नहीं होगी, फर्स्ट ऑफ ऑल पहला पैराग्राफ ही होगा जो इंट्रोडक्शन होगा, ठीक है। बाद में आप इसमें नंबरिंग या ये बुलेट पॉइंट यूज कर सकते हो। और मैंने आपको बोला था हेडिंग आएगी, वेयर इज द हेडिंग? ये हेडिंग थोड़ी, ये तो सब हेडिंग है, इकोनॉमिक स्फीयर, सोशल स्फीयर, मेजर इश्यूज। हेडिंग जो क्वेश्चन की डिमांड थी, ओके यहाँ से स्टार्ट है, नाइस। Despite the legal victory, many LGBTQ plus individuals in India continue to face social ostracism. What is the meaning of ostracism? किसको पता है? किसी को भी नहीं पता? यही बताएंगे क्या होता है सोशल ostracism? डिस्क्रिमिनेशन या एक्सप्लॉइटेशन की जब भी हम बात कर रहे होंगे, किसी को डोमिनेट करने की बात कर रहे होंगे, तो वहां पे ostracism वर्ड यूज किया जाता है, ठीक है। उसे सोशल ostracism बोलते हैं। सोशल, व्हाट इज सोशल कोहेजन? These are vocabularies you have to use in the answer. Social cohesion क्या होता है? Unity in the society. Social cohesion, ठीक है। Introduction is good, छोटा सा है, अच्छा है। मैंने बोला था मेजर इश्यूज किसके, मेरे, ओपन लिखेगा आगे, ठीक है। मेजर इश्यूज किसके आएंगे ये भी तो बताना था, ये मैंने बोला था स्पेसिफिकली कल क्लास में। जब आप हेडिंग लिखोगे तो आप बताओगे कि किस चीज के बारे में बता रहे हो। इश्यूज है, समझ में आता है, क्यों, वजह क्या है, वो मेजर इशू पढ़ेगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर देखेगा किस चीज के मेजर इशू। क्योंकि जो इवेल्युएशन कर रहा है उसको दिन में 100-400 कॉपी चेक करनी है, उसके पास उतना टाइम नहीं है। आप उसको सब कुछ अच्छे से प्रेजेंट करके दोगे तभी वो आपको अच्छे मार्क्स देगा, जो कि उसको आपका आंसर चेक करने में सिर्फ 2 मिनट लगे और 3 मिनट लगे, ठीक है। और जो भी कीवर्ड्स होंगे उन सबको आप हाईलाइट करते चलोगे। अभी तो आपने एक सब हेडिंग्स को हाईलाइट किया है, जो कीवर्ड्स होंगे उनको भी आप हाईलाइट करोगे आंसर के अंदर, ठीक है। फिर पॉलिटिकल स्फीयर, वेरी गुड। लैक ऑफ रिप्रेजेंटेशन एंड एक्सेप्टेंस, वेयर इज लैक ऑफ रिप्रेजेंटेशन? लैक ऑफ रिप्रेजेंटेशन इन पार्लियामेंट, ठीक है। लैक ऑफ रिप्रेजेंटेशन इन पार्लियामेंट, यह है आपकी जो एलजीबीटी की कम्युनिटी से हो, ह्यूमन ही इतनी कम है, ठीक है। इनको कहां से रखेंगे ये लोग? सेकंड, इग्नोरेंस टुवर्ड्स द इशू ऑफ एलजीबीटीक्यूज, ठीक है। लीगल स्फीयर्स में, while section 377 was decriminalized, legal hurdles remains. Lack of legal recognition of same sex marriage, सही बात है, सही बात है। समझ में आ रहा है हम क्या बात कर रहे हैं? नहीं समझ में आ रहा, हाँ या ना? तो यूं क्यों किया बताओ। फिर एलजीबीटी की कम्युनिटी के बारे में बता दो कुछ, बोलो, फुल फॉर्म बताओ। फुल फॉर्म, एलजीबीटी की कम्युनिटी की फुल फॉर्म कुछ तो है, मार्केट में कुछ नया आया हुआ है, ठीक है। कुछ स्टेट होते हैं, तुम हम कुछ एलजीबीटी की कम्युनिटी में चले जाते हैं, लेस्बियन, गेज, ट्रांसजेंडर, बाइसेक्सुअल, क्वीयर्स। पता तो है, बोलती क्यों नहीं हो? शर्माने का नहीं है, बड़े हो गए हो तुम्हें, ये सारे क्वेश्चन है ये पूछेंगे इनके ऊपर, क्योंकि वल्नरेबल सेक्शन है। अब अगर शर्माओगे तो उसके बारे में जानोगे कैसे? कल को कोई तुमसे पूछने लग गया, तुम बन गई आईएएस ऑफिसर, तुम्हारे यहाँ है, फिर क्या बोलोगे उनको? कुछ नहीं। लीगल स्फीयर, ठीक है। लैक ऑफ रिकॉग्निशन इन सम, ठीक है। मतलब कि लीगल स्फीयर के अंदर कोई भी ऐसा लॉ हमने क्रिएट नहीं किया, कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में उन्होंने सिर्फ मैन और वुमेन को ही रखा है। डीपीएसपी में भी अगर हम वेजेस की बात करेंगे, मैन और वुमेन को ही रखा हुआ है, ठीक है। तो अमेंडमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, समझ में आता है। नेक्स्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव स्फीयर में effective and inclusive implementation of policies remains a challenge. Many policies personnel still lack awareness about LGBT rights according to the study. कोई अगर यहाँ पे एक एग्जांपल भी दे सकते हो, और दूसरा कोई अगर कोई भी स्कीम है रिलेटेड टू ट्रांसजेंडर, उसको भी हम ऐड कर सकते हो, ठीक है। टेक्नोलॉजिकल स्फीयर में एक्सेस टू टेक्नोलॉजी इज नॉट देयर। मोबाइल फोन तो है, चार्ज नहीं है, डेवलपमेंट की भी जरूरत है उनके लिए पास। यस, हाँ, साइबर बुलिंग, उनकी सबसे ज्यादा साइबर बुलिंग होती है, ठीक है। साइबर सिक्योरिटी कंसर्न है,
समझ में आया? नेक्स्ट, सेफ्टी मेजर्स सीम्स नेसेसरी अकॉर्डिंग टू द, ठीक है। इकोनॉमिक स्ट्रेस में लैक ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन, वेरी गुड। एम्प्लॉयमेंट अवेलेबिलिटी नहीं है, स्किल डेवलपमेंट की अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पा रही है उनको। 2019 की रिपोर्ट, LGBTQ इंडिविजुअल्स फेस एम्प्लॉयमेंट डिस्क्रिमिनेशन लीडिंग टू इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी एंड पॉवर्टी, बहुत बढ़िया। सोशल स्फीयर, सोशल स्टिग्मा अफेक्ट्स मेंटल हेल्थ एंड वेलबींग, ओके, होता है सर। वुमेन को भी कई बार डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है, फैमिली में, रिलेटिव्स में, बहुत सारी जगह। तो वहां पे भी ये जो इन्होंने पॉइंट लिखा मेंटल हेल्थ वाला जो है, सोशल स्टिग्मा वाला, तो उनके लिए तो और भी ज्यादा हो जाता है, ठीक है। जब तक आप किसी की दुर्दशा को फील नहीं कर पाओगे तब तक आप इमोशन लेके नहीं आ पाओगे अपने आंसर में, समझ में आया? ऐसे नहीं बस आपने लिख दोगे, आपको उसके बारे में जानना होगा, वो क्या क्या फेस कर रहा है। अगर कोई ट्रांसजेंडर है, अगर कोई छोटा बच्चा है तो उसको क्या क्या इश्यूज फेस हो रहे हैं, ठीक है। अगर कोई डिसेबल पर्सन है तो उसको क्या क्या इश्यूज फेस हो रहे हैं, क्या क्या इश्यूज फेस कर रहा है वो, ठीक है। तो ये आपको अंदर से आने पड़ेंगे इमोशंस जो होंगे, तभी आप एक अच्छा आंसर लिख पाओगे। वरना तो ऐसी प्रैक्टिकल रट के करने वाला चीजें वो अलग चलेंगी, पर सोशल सोसाइटी के केस में नहीं चलेगी, क्योंकि वहां पे इमोशन बहुत मैटर करते हैं। साइंस एंड टेक का क्वेश्चन आता है, फॉर एग्जांपल कोई भी अबॉर्शन से रिलेटेड आता है, वहां पे आपको डालने पड़ेंगे इमोशन, क्योंकि ह्यूमन की मेंटल हेल्थ पे कितना फर्क पड़ेगा उससे, ठीक है। और किसी का रेप हो गया है, उसके इसमें भी अब उसकी कह रहे हैं कि उससे शादी कर लो जिसने उसका रेप किया है। सिचुएशन देखो, और ऐसा होता है सोसाइटी के अंदर। तो वो दर्द आपको फील करोगे तो आपका इंट्रोडक्शन में अच्छे इमोशंस लेके आ पाओगे, और जैसे ही वो आपका इंट्रोडक्शन पड़ेगा और थोड़ा सा इमोशनल होगा, वो बढ़िया मार्क्स देने स्टार्ट करेगा आपको। या तो आपका आंसर ऐसा हो, उसको चेक करते करते उसके फेस पे स्माइल आ जाए, क्योंकि घर से निकला तड़प के, बीवी से लड़के, ठीक है। तो वो चाहता है जिंदगी में कुछ पढ़े और मजा आए, और जैसे ही उसे मजा मिलेगा वैसे ही आपको नंबर मिलेंगे। तो आपका आंसर इस तरह का होना चाहिए, ठीक है भाई। ये आपको पहले दिन से नहीं सीखोगे, 10, 15, 16, 50, एटलीस्ट मेंस में जाने से पहले 1000-1500 आंसर लिख लो, बड़ी बात नहीं है कोई, नोट, ठीक है। जिसका 2026 में भी पेपर है मेंस, अगर तुम देखो कितने 12 महीने, 12 महीने के अंदर 365 डेज है, ठीक है। एक दिन के 2 आंसर लिखोगे तो 600, और बाकी जब मेरी प्रॉपर प्रिपरेशन करोगे, जब मेंस एग्जाम होगा तो तब तो डेली इतने सारे आंसर लिखोगे, 5, 7, 10, जो कल भी बताया था मैंने। स्लोली एंड ग्रेजुअली चीजों को अडॉप्ट करोगे, पहले एक आंसर लिखोगे, फिर 2 लिखोगे, धीरे धीरे करके 5 लिखोगे, 5 से 10 पे जाओगे, एक साथ तो 20 नहीं लिख सकते। तो ये अप्रोच आपको फॉलो करनी पड़ेगी, ठीक है। हेंस लास्ट में, these are some of the major hurdles that restrict the growth and inclusivity of LGBTQ community in the Indian society। देखो सब कुछ अच्छा चल रहा था, लास्ट में आके इन्होंने रायता फैला दिया। वो जो इसने लिखा है बिल्कुल बढ़िया, कंटेंट वाइज बहुत अच्छा। अब इनको ये बताना था लास्ट में आके कंक्लूजन में, उनके लिए हम क्या कर सकते हैं, वे फॉरवर्ड दे सकते हो आप, ठीक है। वे फॉरवर्ड आप उनके लिए दे सकते हो, हाँ एग्जाम्पल दे सकते हो, ठीक है। जैसे कि हैदराबाद में एक है, वो प्रिंसिपल है स्कूल की, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी से, ठीक है। चैट जीपीटी में डालोगे, ठीक है, एग्जाम्पल्स एलजीबीटी की कम्युनिटी से, वो आपको मिल जाएंगे। वे फॉरवर्ड, अभी तुम्हें वे फॉरवर्ड ही लिखवाने वाला हूं मैं आज, लो बहुत अच्छा लिखा है, ठीक है। और कोई दिखाना चाहता है? हाँ बोलो। मैं पूरा तक कॉम्पिटिशन ऐसा लिख सकते हैं कि गवर्नमेंट को उनके लिए प्रॉपर प्रोटेक्शन करनी चाहिए। हाँ लिखोगे तो क्या, वही तो मैंने बताया, मैंने यही तो बोला कि क्या इनके लिए हम आगे कर सकते हैं, ठीक है। आपको क्या लगता है, ठीक है। और कभी भी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज नहीं करेंगे आंसर के अंदर, क्योंकि आपका गवर्नमेंट का एग्जाम है, गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करोगे तो चाहे कितना भी मन से बैठे हुए भरे बैठे हो, ठीक है। और अपने रिलीजन को कभी ऊपर नहीं लेके जाओगे अपने आंसर के अंदर, कि हिंदुइज्म में ऐसा होता है और इस्लाम में ऐसा होता है, इस तरीके की बातें नहीं करनी है आपको, बिल्कुल इक्वलिटी मेंटेन करके रखनी है वहां पे, ठीक है। क्योंकि आप पढ़ रहे हो राइट टू इक्वलिटी, वहां पे हर तरीके की इक्वलिटी शो होती है। पर क्या हो रहा है, जिस तरीके का भी एनवायरमेंट होता जा रहा है, मैंने कल भी बात करी थी, जब हम रिलीजन पर्सपेक्टिव देख रहे थे, तो एंगर इश्यूज बहुत ज्यादा होते जा रहे हैं, ठीक है। और कॉम्युनलिज्म टेंडेंसी, कॉम्युनलिस्ट टेंडेंसी बढ़ती जा रही है, ठीक है। लोग अपने आप को बड़े होते नहीं है रिलीजन
की बातें मैं हिंदू और मैं मुस्लिम ये करना शुरू कर देते हैं। जो कर रहे हैं कर लेने दो, मेरे को उनसे कोई दिक्कत नहीं, बट आपको नहीं करना है। और अगर करते भी हो तो उसको अपने बाहर तक रखो, आंसर राइटिंग में, क्लास में उन कहीं मत आने देना, और इंटरव्यू में तो बिल्कुल भी नहीं, वरना वहीं इस पे जीरो हो जाएगा सब कुछ। समझ आया? ठीक है, चलो कुछ मैं आपको एक दो इंट्रोडक्शन कंक्लूजन लिखवाता हूँ आज जियोमॉर्फोलॉजी से रिलेटेड, जो कि आपके हर जगह सेट होने वाले, हर जगह पे। ठीक है, जियोमॉर्फोलॉजी में वोल्केनिज्म डालोगे तो वोल्केनिज्म में सेट होगा, अर्थक्वेक डालोगे तो अर्थक्वेक में सेट होगा, सुनामी डालोगे सुनामी में सेट, प्लेट टेक्टोनिक डालोगे तो प्लेट टेक्टोनिक में सेट हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे आगे पढ़ना। हमने कौन कौन सी अप्रोच डिस्कस की थी? पैटर्न अप्रोच डिस्कस की थी। एक क्वेश्चन लिखवा रहा हूं और मुझे आपको बताना है इसकी अप्रोच क्या है, अप्रोच आएगी इसके अंदर। लिखो जरा पहले क्वेश्चन। बहुत कुछ मिस किया है आपने कल क्लास में, समझ में आ रहा होगा। लिखो, देयर इज अ नीड टू मिटिगेट, there is a need to mitigate roadblocks, there is a need to mitigate MITI, there is a need to mitigate roadblocks, guys please settle, बैठ जाओ, there is a need to mitigate roadblocks which deprives women from becoming which deprives women from becoming agent of change, question mark, which becoming agent of change, question mark। क्या आएगा ये, इसमें कौन सी अप्रोच यूज करेंगे हम? पैटर्न अप्रोच यूज करने वाले। ठीक है, प्लेट्स वाली ही अप्रोच आएगी जो कल बताई थी, है ना? सबको पढ़ के लग रहा है? जिसने कल क्लास में आए थे उनको समझ में आ रहा है? आप नहीं थे कल क्लास में? न्यू स्टूडेंट हो, फर्स्ट लेक्चर में थे, बारिश की वजह से नहीं आए ज्यादा? मैं भी कल रात सोच रहा था बारिश हो रही है रात भर, इतनी बारिश हो कि मेरे को भी छुट्टी मिल जाए एक दिन की। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। नेक्स्ट हम बात करेंगे जियोमॉर्फोलॉजी से रिलेटेड कुछ कंक्लूजन लिखो एक बार फर्स्ट। अब आपको बताना है इसको हम किस किस तरीके से यूज कर सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश तो सबको समझ में आती है। लिखो, जियोमॉर्फोलॉजिकल प्रोसेस significantly shape, 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 यही बोलते हैं ना, थोड़ा एक्सेंट का इशू है मेरा। इसका साउथ से, तमिल से, अन्ना दूसरे प्लैनेट से आया है। हाँ भाई, याद कराने की कोशिश कर रहा हूँ। जब दूसरे प्लैनेट पे हम एक्सप्लोर करने जाते हैं तो क्या, कौन सा रिसोर्स होता है वो? स्पेस एज ए रिसोर्स। क्यों जा रहे हो तुम दूसरे प्लैनेट पे? क्योंकि यहाँ तुम्हें कोई बेइज्जती कर रहा है तुम्हारी, ठीक है? मतलब क्यों जा रहे हो वहां पे? एक्सप्लोर करने, पानी ढूंढने, क्योंकि आपका मन नहीं लग रहा है यहाँ पे, कोई आपको इज्जत नहीं कर रहा है। तो हम पैसा कमाया, हम चले गए वहां पे, रहेंगे अकेले मस्त अपना बढ़िया बना के रहेंगे, ऑक्सीजन मास्क लगा के, वहीं पे आलू उगाएंगे, वहीं आलू खाएंगे। क्या क्या बोल रहे हो? स्पेस, अच्छा स्पेस एक्स, हाँ स्पेस एक्स से चले जाना, कोई बात नहीं। ठीक है, कहां तक पहुंचे? शेप अर्थ सरफेस, अपोस्ट्रोफी ऐसा आएगा, अर्थ सरफेस ब्रैकेट में लैंडस्केप, अर्थ सरफेस के बाद ब्रैकेट में लिखो लैंडस्केप, कोमा, अंडरस्टैंडिंग दिस प्रोसेस can aid AID can aid in disaster preparedness, can aid in disaster preparedness and planning sustainable development, full stop।
फुल स्टॉप। ठीक है, अब ये जो हमने लिखा है सबसे ऊपर क्या, जियोमॉर्फोलॉजिक प्रोसेस। ठीक है, इस जियोमॉर्फोलॉजिक प्रोसेस की जगह लगाओ इसमें अर्थक्वेक, अर्थक्वेक, और पढ़ो उसको, पढ़ो। earthquake significantly shape earth's surface. Understanding this process can aid in disaster preparedness and planning sustainable development. सही है, चलेगा। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी लगाना, रीड करो। प्लेट टेक्टोनिक्स लगाओगे, चल रहा है। तो मतलब पहले से हम प्रिपेयर होके चलेंगे कुछ चीजों के लिए। ठीक है, देखो एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा किसी ना किसी चीज पे। तो अगर मैं पहले से ही मेरे पास कंक्लूजन मेरे पास रटा हुआ होगा तो मुझे सोचने की जरूरत नहीं होगी। समझ में आया? मेरे को आप लोगों से एक चीज चाहिए, बस बताओ क्या रिजल्ट। ठीक है, मैं तो चला जाऊंगा, पर जब पास होगे तो पास होके कहोगे ना, हाँ दीपक सर ने पढ़ाया था। जब तुम्हारा इंटरव्यू लेंगे, जो पैसे पैसे भी देते हैं वैसे तो, पर मैं पैसे क्यों दूंगा। ठीक है, तो बाहर से भी बुला लेते हैं पैसे देने के, बट तुम तो बोलोगे ना, इसलिए। एक और लिखो ऐसा ही, जियोलॉजिकल प्रोसेस हाइलाइट्स, जियोलॉजिकल प्रोसेस हाईलाइट डायनेमिक नेचर of earth, comma, enhanced understanding of such process facilitates better understanding कहां तक को लिखा, enhanced of such process facilitates better understanding, काट के लिखो mitigation strategies, सॉरी अंडरस्टैंडिंग, बेटर बेटर तो आएगा, बेटर मिटिगेशन स्ट्रेटजीज, बेटर मिटिगेशन स्ट्रेटजीज एंड लैंड यूज पैटर्न, बेटर मिटिगेशन स्ट्रेटजीज एंड लैंड यूज पैटर्न। ठीक है, सॉरी पैटर्न की जगह लिखो प्लानिंग। मैं ढूंढ रहा हूं आपके लिए, नोट्स मिल नहीं रहे हैं। अब पढ़ो इसको एक बार। हाँ जी, मिटिगेशन स्ट्रेटेजी मतलब कि किसी चीज को रोकना, मिटिगेट करना। जैसे कोई भी डिजास्टर होने वाला है, उसको मिटिगेट करने का मतलब रोकना, पहले से प्लानिंग करना। ठीक है, क्या हो सकती है मिटिगेशन स्ट्रेटेजीज गाइस, कैसे रोक सकते हैं? वेदर फोरकास्टिंग। ठीक है, जैसे उड़ीसा गवर्नमेंट क्या करती है, जब साइक्लोन उन्हें पता होता है वेदर फोरकास्टिंग, वैसे जो भी पॉपुलेशन है उन सबको वहां से एरिया खाली करवा लेती है। ठीक है, जैसे कल मैं न्यूज़ पढ़ रहा था, बारिश हो रही है इतनी महाराष्ट्र में, मेरी जिंदगी में पहली बार ऐसा हुआ 24 घंटे बारिश देखने को मिल रही है मुझे। तुमने तो देखा होगा, यहाँ होती रहती होगी। यार तुम्हारे साथ कैसे हुआ, देखते हो ना हर बार ऐसी मानसून में ऐसे होता है, हमारे यहाँ नहीं होता। बारिश भी खत्म हो गई, बस ये है। 23 लोग मरे हैं तुम्हारे यहाँ महाराष्ट्र में बारिश की वजह से। ठीक है, और पुणे के अंदर कुछ स्कूल्स बंद है। देख लो कितनी इंफॉर्मेशन देखनी पड़ती है। तो अब अगर पहले से ही उनके पास वो पता होता और उसके लिए मिटिगेशन स्ट्रेटजीज बना कर दे, तो डेथ जो हुई है उन सबको प्रिवेंट किया जा सकता था। ये मिटिगेशन स्ट्रेटजीज होती है। डालो इसके अंदर अर्थक्वेक, एक बार रीड करो इसको अर्थक्वेक डाल के। हाँ जी,
लिख लिया? ठीक है, अब सही है। एक और लिखो, थर्ड, जो आप याद कर सकते हो, इसको हम डिजास्टर मैनेजमेंट में भी यूज करेंगे। डीएम के अंदर डिजास्टर मैनेजमेंट का क्वेश्चन भी आता है। जो तीसरा वाला है वो ज्योग्राफी में भी यूज होगा, डिजास्टर मैनेजमेंट में भी यूज होगा। देखो, जियोलॉजिकल प्रोसेस आर कॉम्प्लेक्स इवेंट्स। जियोलॉजिकल प्रोसेस आर वैसे इवेंट्स हैं कॉम्प्लेक्स इवेंट्स and have unique characteristics comma study of these events help scientists to better understand the earth apostrophe s आएगा, earth's dynamic process and improve hazard assessment and preparedness. Improve hazard assessment and preparedness. ठीक है? ओके, चलो मेरे को ये बताओ, एक तो है हजार्ड, ठीक है, और एक है डिजास्टर। क्या डिफरेंस है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हजार्ड एंड ए डिजास्टर? डिजास्टर डेंजरस नहीं होता? डिजास्टर के आगे ऐसे हनुमान जी की तरह छाती खोल के खड़े हो जाओगे? हेलो, हाँ जी, यस। हजार्ड मैन-मेड होता है और डिजास्टर इज नेचुरल। अच्छा, और कोई सोचो। वेरी गुड। देखो, जैसलमेर, क्या है जैसलमेर के अंदर? डेजर्ट एरिया। यहाँ पे अर्थक्वेक आएगा, क्या होगा? कुछ नुकसान होगा किसी को? हाँ भाई, कुछ ज्यादा नुकसान होगा डेजर्ट के अंदर अगर अर्थक्वेक आता है तो? नहीं होगा ना। डेजर्ट के अंदर अर्थक्वेक आएगा भाई, मिट्टी के टीले, क्या डिजास्टर, क्या उससे दिक्कत होगी? कुछ भी नहीं होगा। तो ये क्या है? हैजार्ड। ठीक है, आप रहते हो पुणे में, पुणे तो फिर भी बहुत अच्छी प्लेस है। मैं रहता हूँ दिल्ली में, ठीक है, एक बिल्डिंग ऐसी है, दूसरी बिल्डिंग ऐसी है, तीसरी बिल्डिंग ऐसी है, चौथी बिल्डिंग इससे जुड़ी हुई है, ठीक है, बीच में पतली पतली सी गलियां बहुत छोटी छोटी सी। वाटर लॉगिंग का इश्यू हमेशा रहता है, ठीक है। इफ इन एनी केस मैन मेड कोज की बात करते हैं, अगर इस बिल्डिंग में फायर लगती है तो इसको भी इंपैक्ट होगा, ये तो जलेगी इसको भी मारेगी, ठीक है, इसको पास लगेगी तो इसमें भी होगा। अर्थक्वेक आता है, ये गिरेगी तो इसके ऊपर गिरेगी तो ये भी इंपैक्ट करेगी। तो डिजास्टर के अंदर जो ह्यूमन बींग्स हैं, जैसे जिसे हिंदी में ऐसे बोलते हैं, न्यूज़पेपर में लिखा हुआ आता है, जान और माल की हानि हुई। जान मतलब ह्यूमन बींग, माल मतलब कोई भी रिसोर्स, ठीक है, जैसे किसी फैक्ट्री में आग लग गई तो पूरा माल गया, जल गया, ठीक है वो। तो डिजास्टर में क्या होगा? ज्यादा कंसर्न आएंगे। अब इसके अंदर मैंने इसको पढ़ो, लास्ट वाला जो है, देखो इसमें क्या इशू है। जियोलॉजिकल प्रोसेस आर कॉम्प्लेक्स इवेंट्स एंड हैव यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स, स्टडी ऑफ these events help scientists to better understand the earth dynamic process and improve hazard assessment and preparedness। ठीक है, अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसको डिजास्टर मैनेजमेंट में भी यूज कर सकते हैं। अगर हम लिख रहे हैं इसके अंदर एंड इंप्रूव हैजार्ड असेसमेंट एंड प्रिपेयर्डनेस, कोई भी डिजास्टर मैनेजमेंट का क्वेश्चन आएगा, कोई भी, उसके अंदर एक कंक्लूजन लगाओगे, कोई भी, ठीक है। अब
अगर हम इसे सिर्फ ये लिख सकते हैं, बेटर अंडरस्टैंड द अर्थ डायनेमिक प्रोसेस, बस प्रोसेस तक ही अगर हम इसे रखेंगे तो ये कहाँ चल जाएगा, अर्थक्वेक वगैरह फलाने ठिकाने किसी में भी चल जाएगा। ठीक है, चलो अब मैं आप लोगों को कुछ इशू आ रहा था कहाँ पे, क्रिटिसिज्म में। एक बार क्रिटिसिज्म लिखो, जो शायद कल तुमने ढंग से लिखे नहीं है। हेडिंग डालो क्रिटिसिज्म ऑफ सीडीटी, क्रिटिसिज्म ऑफ सीडीटी। क्रिटिसिज्म ऑफ सीडीटी, ठीक है। फर्स्ट लिखो इसके अंदर वीक फोर्स, फर्स्ट इज वीक फोर्स, वीक फोर्स, वीक फोर्स के अंदर लिखेंगे डैश डाल के लिखो, फोर्स स्टेटेड बाय अल्फ्रेड वैगनर, force stated by Alfred Wegener were not sufficient enough to move land masses, were not sufficient enough to move land masses। लिखा, ठीक है। सेकंड लिखो changes in the shape of continent, second changes in the shape of continent, अंडरलाइन करेंगे। ठीक है, अंडरलाइन करेंगे। उसके आगे लिखो द मैचिंग ऑफ कॉन्टिनेंट्स इज मेयरली ए कोइंसिडेंस, द मैचिंग ऑफ कॉन्टिनेंट्स is merely a coincidence and is subject to change due to किस वजह से होगा आप बताओ, ड्यू टू, हाँ टाइडल फोर्सेस, ओशन करंट्स, ड्यू टू वेव एक्शन, लिखो ड्यू टू वेव एक्शन, क्योंकि कोस्टल रीजन है सारा, वहां पे वेव आके टकराती है। ठीक है, तो वो क्या कर सकती है, उनका लैंडफॉर्म को चेंज कर सकती है। ठीक है, समझ में आया। थर्ड लिखो unable to explain the pattern of drift, unable to explain the pattern of drift, ठीक है, unable to explain the pattern of drift, कोलन डाल के लिखो इसके आगे। he could not explain, या अंडरलाइन कर लेना, he could not explain why only northward and westward drift took place, why only northward and westward drift took place। हाँ भाई सही है, ये सही है, यही तो मैंने बोला था कि ऑस्ट्रेलिया तो ईस्ट की तरफ गया, वो कौन एक्सप्लेन करेगा। आप कह रहे हो ड्रिफ्टिंग की वजह से सिर्फ और सिर्फ इधर शिफ्टिंग हो रही है, इधर मूवमेंट हो रही है, नॉर्थ अमेरिका इधर हो गया, साउथ अमेरिका इधर हो गया, इंडिया जो है ऊपर चला गया, वेस्टवर्ड बता रहा है, और क्या बता रहा है, नॉर्थवर्ड बता रहा है। बाकी जो ये जो ऑस्ट्रेलिया था वो इधर गया, और जो ये अंटार्कटिका था वो नीचे आ गया, वो कौन बताएगा। क्रिटिसिज्म है, ठीक है। फोर्थ लिखो the formation of mountains and islands is contradictory, the formation of mountains and islands is contradictory। इसके आगे लिखना ब्रैकेट में HW, ये आप मुझे बताओगे कल क्या मतलब है इसका। the formation of islands and mountains is contradictory, ठीक है भाई, बताओगे ना। चलो चलो, आपको पता है ये क्या होता है, कहाँ पढ़ा है, कहीं किसी ने देखा है, किस चीज से रिलेटेड है। जेट स्ट्रीम्स, मतलब कि कुछ तो है, ज्योग्राफी में ही पढ़ेंगे। हवाएं होती है, हवाएं ऐसे समझ सकते हैं, बहुत ही तेज चल रही है ऊपर, ठीक है। जेट स्ट्रीम, जो हवा है किस चीज से रिलेटेड है, हवाएं चल रही है किस चीज से रिलेटेड होती है, क्लाइमेट। क्लाइमेट की जब हम बात करते हैं तो क्लाइमेट पे किस किस चीज से इंपैक्ट आता है, या क्लाइमेट से
क्या क्या चीजें हो सकती हैं, और 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 बताओ, आप बताओ प्लीज। ह्यूमिडिटी, और एक और दे दो। हवाई चला रहे हैं हम, अभी स्नोफॉल नहीं कराएंगे। हम्म, हाँ? ये तो क्या, ये क्या लिखा है? अरे नहीं भैया, हेल्थ की तुम सोच, मेरे से मत जोड़ो अभी, आप मेरे से मत जोड़ो। मैं बता रहा हूँ, जैसे कि आप जेट स्ट्रीम का क्वेश्चन आया, आपने कभी जिंदगी में पढ़ा ही नहीं जेट स्ट्रीम क्या होता है। बस मुझे इतना पता है कि जेट स्ट्रीम इज रिलेटेड टू क्लाइमेट, क्योंकि हवा है तो हवा क्लाइमेट से लेना देना है इसका। अब क्लाइमेट का किस किस चीज से इम्पैक्ट होता होगा, ठीक है। अगर मुझे ये आता होता तो मैं 10 में से 6 नंबर लेके आता, क्वेश्चन तो छोड़ के आना नहीं है। और ऐसा होगा नहीं कि 20 के 20 आपको आते होंगे, आपके रटे हुए होंगे, ठीक है। तो कुछ चीजें ऐसी होंगी जो आपको नहीं आती होगी, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा प्रिपेयर होना पड़ेगा, ठीक है। इसको बोलते हैं क्या, कंपोनेंट बेस्ड अप्रोच, ठीक है। हमारे यहाँ पे क्या कंपोनेंट है, क्लाइमेट। कभी आप दिमाग में भी सोच सकते हो कि मैं किसको कंपोनेंट बनाऊं, और उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी अप्रोच बनाते हुए चलोगे। तो मैं सोचना पड़ेगा भाई थोड़ा सा, इतना आसान गेम नहीं है कि जो मैं पढ़ाऊंगा और वही सब आ जाएगा। आपको सब कुछ चीजें अपने आप भी करनी पड़ेंगी। आप एक टॉपिक पढ़ा, उसमें से कंपोनेंट निकाला, और उससे रिलेटेड आपने चीजें उसके रिगार्डिंग लिखनी स्टार्ट करी, ठीक है। समझ में आया? ये क्या है, कंपोनेंट बेस्ड अप्रोच। आपने कंपोनेंट पकड़ा और उसके अंदर आंसर लिखना स्टार्ट किया उससे रिलेटेड, क्योंकि मुझे नहीं आता था जेट स्ट्रीम क्या होता है, ठीक है। क्लाइमेट से आप, क्लाइमेट आता है पता है आपको, रेनफॉल पता है आपको क्या होता है, विंड पता है आपको क्या होता है, टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी पता है आपको क्या होता है, वाटर साइकिल क्या होता है आपको ये सब पता है। मैंने कुछ नहीं बोला, ये सब आपने बताया, ठीक है। मैंने तो सिर्फ एक कंपोनेंट दिया। अगर आप मुझे कुछ और भी क्लाइमेट से रिलेटेड बोलना चाहोगे तो मैं लिख दूंगा इसके अंदर। अरे नहीं भाई, फूड इनसिक्योरिटी की बात क्यों करेगा, हवा चलाने से फूड इनसिक्योरिटी का क्यों रिलेट कर रहे हो? डायरेक्ट क्वेश्चन ज्योग्राफिकल है, सोसाइटल नहीं है, वो सोशो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव बात नहीं करेंगे हम अभी। समझ में आया? जी, दिस इज वन ऑफ द अप्रोच जो हम आंसर राइटिंग के अंदर यूज करते हैं, ठीक है। लिखो इसको, बना लो इसको, कंपोनेंट बेस्ड अप्रोच है। तो यू हैव टू थिंक अबाउट द कंपोनेंट्स आल्सो, ठीक है। अब आप इसके अंदर कैसे सोच सकते हो, जैसे कि हम इंटीरियर ऑफ अर्थ पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो उसमें कन्वेक्शनल करंट से किस चीज से रिलेटेड है, समझ में आया? और जैसे सी फ्लोर स्प्रेडिंग की अगर हम बात कर रहे हैं, तो उसके क्या क्या किस किस चीज में इम्पैक्ट हो रहा है, किस किस वजह से हो रही है, बस ये कंपोनेंट पकड़ के आपने याद कर लिया। समझ में? इस तरीके से आप आंसर लिख सकते हो। रेनफॉल होगी तो और क्या होगा, देखो वो तो तुम लिख दोगे, अगर उससे रिलेटेड क्वेश्चन आए कि इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है फ्लोरा एंड फौना पे, वो आप लिख दोगे, उसकी दिक्कत नहीं है। मैं कह रहा हूँ जो मेन डिमांड है वो कैसे फुलफिल करोगे। क्लाउड्स, हाँ जी। सनलाइट आएंगी, ठीक है, लिख लिया का। चलो, अब ये कर दूं, रफ कर दूं, ये बस ये लिख लेना, कंपोनेंट बेस्ड अप्रोच। पैटर्न अप्रोच मैंने कल 2 बता दी थी आपको। जैसे कि ये हमारी शीट है, वाई मेरा अभी आधा घंटा जा रहा है इसमें, अभी जाएगा, आज जाएगा, कल और जा सकता है। उसके बाद मैं बस सिर्फ आपके हाथ देखूंगा, मैं नहीं बताऊंगा कुछ भी, लिखना कैसे कैसे नहीं, सारी डिजाइनिंग कलाकारी वो सब मैं बता दूंगा। क्या क्या मार्केट में चल रहा है, क्या क्या टॉपर्स करते हैं, ठीक है। मुझे कैसे पता लगा, टॉपर्स कॉपी देख के, जो टॉपर्स हैं, या तो आप खुद देख लो, मैं मना नहीं करूंगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये आपकी शीट है, कल भी बात हुई थी इस बारे में, ठीक है। अब इसी चीज के आपको पॉइंट्स लिखने हैं,
तो जैसे कि कुछ लोग क्या करते हैं, ऐसे करके क्लाउड बना दिया, उसमें से ऐसे निकाल दिया। ठीक है, एक ये अप्रोच है, बहुत पुरानी हो गई है, इसको ना यूज करो अभी। ठीक है, जैसे आपने हेडिंग डाली और ऐसे करके बनाया 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट 4 पॉइंट 5 पॉइंट। ठीक है, या फिर सिंपल बॉक्स बनाओ 5-7 पॉइंट जो भी एक्सप्लेन करना चाहते हो तो। ठीक है, एक तो ये बना लो इसको यार प्लीज, मतलब ये याद नहीं रहेंगी चीजें। या फिर जैसे किसी चीज के इम्पैक्ट्स पूछे, इम्पैक्ट्स कैसे हो सकते हैं, या तो पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव होंगे। अब आपको इम्पैक्ट्स लिखने हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, इम्पैक्ट ऑफ सोशल एक्सक्लूजन। ठीक है, सोशल एक्सक्लूजन किसको कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल ट्रांसजेंडर को कर रहे हैं या किसी भी चीज को कर रहे हैं, इम्पैक्ट ऑफ सोशल एक्सक्लूजन। ठीक है, ये कैसे बनाया, ये कैसे बनाया, यहाँ लिखा क्या पॉजिटिव, यहाँ क्या लिखा नेगेटिव। ओपी के अंदर ऐसे हेडिंग बनाई, ऐसे बनाया, ऐसे बनाया, यहाँ पे लिखे पॉजिटिव, टोपर्स को भी देखो, अपने आप को डेवलप करोगे ना, तो मैं चाहता हूं कि आप लोगों को 2-4 साल ना लगे इस काम में। ठीक है, फर्स्ट ईयर अटेम्प्ट में पहली बार में प्रीलिम्स निकालो, मेंस निकालो, निकल के जल्दी जाओ। मेरे भी सर से हटो और चाणक्य के सर से भी हटो, और अपने घर वालों के जो बोझ बने हो वो भी खत्म करो। ठीक है, जल्दी जल्दी करो, ज्यादा टाइम मत लगाओ। क्या हो गया, कुछ भी हो सकता है, किसी भी चीज के इम्पैक्ट पॉजिटिव नेगेटिव लिख सकते हो। ठीक है, तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप मेरे को इस तरीके के आंसर भी लाके दोगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हमने क्या लिखा, चैलेंजेस, किसी चीज के चैलेंजेस बता रहे हो। ठीक है, पहला चले, दूसरा चले, तीसरा चले, पांचवा चौथा, ठीक है, चैलेंजेस लिखा। या फिर क्या लिखा, मेजर्स, किसी चीज के सॉल्यूशन बता रहे हो, क्या सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, आ रहा है समझ में मैं क्या कह रहा हूँ। इसी तरीके का आंसर मुझे कल लिख के लाके दोगे आप लोग। अब एक और क्वेश्चन लिखो, जो आंसर लिख रहा है वो समझ लो अपनी जिंदगी में तरक्की कर रहा है। ठीक है, बेसिकली बात यह है, आपका जो फर्स्ट लेक्चर था, आई डोंट नो आपने लास्ट में क्या किया क्या नहीं किया, मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता। नाउ मैं चाहता हूं कि आप ड्राइव करोगे मेरे अकॉर्डिंग, थोड़ा मेरे अकॉर्डिंग चलो, थोड़ा अपने अकॉर्डिंग चलो। ठीक है, मैं बस बता सकता हूँ आपको चीजें। ठीक है, आपको इनोवेशन करनी पड़ेगी उसके अंदर, मैं बताया, इनोवेशन आपको करना है। ठीक है, अपने आप को चेक करो कि जिस दिन आपका पहला लेक्चर और जिस दिन आपका 1 हफ्ता या फिर 15 दिन बाद जो आपका लेक्चर है, उसमें आपने कितना इंप्रूव किया, हर चीज में, रीडिंग में, आंसर राइटिंग में, इतने नंबर ऑफ पेजेस पढ़ने में, हर चीज आपकी प्लानिंग होनी चाहिए। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन लिखो। अब ये बताओगे कि इसके अंदर क्या लिखना है, आप बताओगे। इंडिया इज एजिंग, इंडिया इज एजिंग, इंडिया इज एजिंग मच फास्टर देन प्रीवियसली थॉट। इंडिया इज एजिंग much faster than previously thought. THOUGHT. In this context, फुल स्टॉप लगाओ, थॉट के बाद फुल स्टॉप, आई कैपिटल, मतलब कि ये तो एक स्टेटमेंट दे दी उसने। ठीक है, इन दिस कॉन्टेक्स्ट व्हाट स्टेप्स मस्ट गवर्नमेंट अंडरटेक, इन दिस कॉन्टेक्स्ट व्हाट स्टेप्स must be government undertake, what steps must be government undertake, क्या अंडरटेक के आगे लिखो, टू एड्रेस द चैलेंजेस, टू एड्रेस द चैलेंजेस of elderly population in India, in India। हाँ जी, फुल स्टॉप, खत्म। बताओ मुझे क्या आएगा इसमें, क्या पूछा, क्या है डिमांड, क्या है पहले तो बताओ, व्हाट इज द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन।
ठीक है, हाँ बोलो, मुझे मत देखो, पढ़ के बताओ क्या है डिमांड, Challenges and measures. क्या क्या चैलेंजेस है, ठीक है, एंड क्या क्या मेजर्स है जो गवर्नमेंट शुड अंडरटेक, गवर्नमेंट ने ले चुके हैं या गवर्नमेंट को लेने चाहिए। दैट मीन्स यू आर गोइंग टू गिव वे फॉरवर्ड और सॉल्यूशन, ठीक है। ये समझना ही बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपने ये लिख दिया कि गवर्नमेंट ने ये लिए हैं तो गलती हो जाएगी। तो इंग्लिश है थोड़ी सी और कुछ नहीं है, और वो 7 मिनट के अंदर, जब 1 मिनट में इस क्वेश्चन को आप पढ़ोगे तो आप कुछ भी लिख के आओगे। और वही आदत मैं डालना चाहता हूं आपको, कि आपको क्वेश्चन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है आपसे। दैट इज नोन एज व्हाट इज द डिमांड ऑफ क्वेश्चन, पूछा क्या है। जो पूछा अगर वही लिख रहे हो तो वेल एंड गुड, क्योंकि जो इवैल्यूएटर है ना उसके पास सॉल्यूशन होता है, उसने एक बार सॉल्यूशन, 1-2 बार कॉपी चेक करेगा, सॉल्यूशन देख के चेक करेगा, उसे फिर समझ में आ चुका है कि क्या सॉल्यूशन है। उसके बाद वो सारी कॉपी चेक करेगा बिना सॉल्यूशन देखे, इसने क्या लिखा है। उसके बाद 10 पॉइंट होंगे, उन 10 में से आपने 4 भी लिखे होंगे, आपको नंबर मिल जाएंगे। ठीक है भाई, आ रहा है समझ में क्या कह रहा हूं मैं लास्ट में। चलो हो गई बहुत ज्ञान, चलो पढ़ते हैं। क्या क्या हो गया था हमारा, वोल्केनो में लिखवा दिया था मैंने, ठीक है। हम क्या पढ़ रहे थे, ठीक है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में हमने पढ़ा था पहले ड्रिलिंग एंड माइनिंग, सेकंड वोल्केनिज्म, वोल्केनिज्म, ठीक है। ये दोनों हमारे हो गए थे। इसके अंदर हम पढ़ेंगे क्या, फर्स्ट टेम्परेचर एंड प्रेशर, टेम्परेचर एंड प्रेशर। क्या हुआ, ठीक है। दिख नहीं रहा, दिख रहा है? मुझे नहीं दिख रहा है, आपको भी नहीं दिख रहा है रेड? कल ऐसी कुछ बात हो रही थी हमारी वैसे। ये क्या है, क्या ये रेड तो है क्या ये, अरे एटमॉस्फेयर नहीं है, बहुत पुरानी अर्थ है हमारी, बहुत पुरानी, ठीक है। जब वो पूरी किस चीज से थी, मैग्मा से बिल्कुल रेड हुई हुई है, गर्म हो रही है बिल्कुल, ठीक है। ये पढ़ा भी, ये बताया भी था मैंने, ठीक है। अब धीरे धीरे करके ये ठंडी होनी शुरू होगी। जब ठंडी होनी शुरू होगी तो क्या होगा, इसका जो कल मैंने बताया था ना, चावल खाते हैं प्लेट में, कॉर्नर वाला पोर्शन ठंडा होता है, ठीक है। तो स्लोली स्लोली कॉर्नर पोर्शन ठंडा होना स्टार्ट होगा। तो ये क्या बनेगा, ठंडा होके अभी क्रस्ट। एक और एग्जांपल ले सकते हो, जैसे आपने फ्रिज के अंदर आपने कभी भी कोई बाउल रखा पानी जमाने के लिए, रखते हो, तो आपने वो पूरा जमने से पहले बाहर निकाला, जो उसकी ऊपर की लेयर होती है ना, वही जमती है। अभी उंगली डालोगे भीतर, गीला, ऊपर ऊपर वाली लेयर ही जमी हुई है, ठीक है। तो वाटर के अंदर भी हीट ही थी जब आपने रखा, धीरे धीरे उसकी हीट कम होगी, टेम्परेचर डाउन होगा, तो वो फिर क्या होगा, नॉर्मल जमना स्टार्ट होगा। तो वो अर्थ के साथ होगा पहले, धीरे धीरे अंदर से जम, फिर 1 साल, 2 साल, 1000 साल, 10,000 साल, 20,000 साल, 1 लाख साल, 2 लाख साल, 3 लाख साल, धीरे धीरे करके ये अंदर से ठंडी होती चली जाएगी, ठीक है। बट लास्ट में यहाँ पे इसमें एक पोर्शन है जो अभी भी गर्म ही है, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, हाँ, प्रीमोडियल हीट। प्रीमोडियल मतलब पुरानी, ठीक है।
क्यों बता रहा हूं मैं ये सारी चीजें, क्योंकि क्या टेम्परेचर, और जैसे जैसे हम अंदर जा रहे हैं अर्थ के, क्या हम फील करते हैं, हीट, टेम्परेचर हाई होता चला जाता है, ठीक है। और जब टेम्परेचर हाई होगा तो क्या चीज इंपॉर्टेंट, उससे हमें क्या पता लगेगा कि अंदर क्या है, कुछ तो गर्म चीज है, ठीक है। तो गर्म चीज क्या है, वो ये हीट है, ठीक है। साथ में अगर हम बात करें किसकी, प्रेशर की, एक चीज बताओ, जैसे कोई भी सॉलिड मीडियम है, मुझे उसको लिक्विड में कन्वर्ट करना है, क्या करूंगा मैं इसको, मेल्ट, मेल्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको गर्म करना पड़ेगा, हीट देनी पड़ेगी, बेसिकली बात है, ठीक है। इसके मॉलिक्यूल जो है पास पास है, इसके दूर होंगे, ठीक है। अगर मुझे इसको क्या करना है, लिक्विड में कन्वर्ट करना है, इसको मुझे हीट करना पड़ेगा, सिंपल बात ये। पर मैं क्या कर रहा हूँ, इसका प्रेशर भी बढ़ा रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मुझे नॉर्मल कंडीशन में, जैसे कि पानी को नॉर्मल कंडीशन में, ठीक है, उसकी चेंज करने के लिए, फॉर्म को चेंज करने के लिए कितना डिग्री टेम्परेचर चाहिए होता है नॉर्मल, 100 डिग्री सेल्सियस। उस 100 डिग्री सेल्सियस में बट कितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर चाहिए होता है, 1, ठीक है। यहाँ पे आप 100 डिग्री सेल्सियस से बॉईल कर लोगे, बट अगर आप पहाड़ों पे जाओगे, वहां पे प्रेशर ज्यादा है, वहां पे टेम्परेचर ज्यादा चाहिए होता है, ठीक है। मैं कह रहा हूं कि मैंने इसका प्रेशर भी बढ़ा दिया, तो अगर इसको मुझे 100 डिग्री सेल्सियस में गर्म होकर चेंज हो रहा था, अब मैं प्रेशर बढ़ा दिया है, प्रेशर मतलब कि बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल टाइट कर दिया, बिल्कुल कॉम्पैक्ट कर दिया है, ठीक है। तो अर्थ के अंदर भी ऐसे मॉलिक्यूल कॉम्पैक्ट होंगे एक दूसरे से, क्यों प्रेशर होगा, प्रेशर किस वजह से होता है, मैंने कल भी बताया था। जैसे कि तुम लेटे हो, तुम्हारे ऊपर मैं गद्दे गद्दे डालते चला जाऊं, एक डालूंगा तुम्हें हल्का प्रेशर फील होगा, और ऐसे, तो प्रेशर है। तो किस चीज का प्रेशर है, अर्थ का पूरा, जो उसके अंदर जो भी चीजें अवेलेबल है, रॉक्स हो गए, सैंड हो गए, जो कुछ भी है उसका प्रेशर है, ठीक है। तो इस प्रेशर से जो मेरा टेम्परेचर रिक्वायरमेंट होगा उसको कन्वर्ट करने के लिए, वो ज्यादा लेगा। फॉर एग्जांपल 150 डिग्री सेल्सियस लग गया, ठीक। तो यहाँ पे हीट और प्रेशर जो है दोनों ही, मुझे क्या पता है कौन सा मटेरियल अंदर अवेलेबल है और कौन सा मटेरियल नहीं है, ठीक है। कितने प्रेशर पे वो मेरे को मोल्टन स्टेज में दिख रहा है और कितने पे नहीं दिख रहा है। अगर मैं थोड़ा बाहर रहूंगा तो प्रेशर कम रहेगा, तो सॉलिड स्टेज में है या लिक्विड स्टेज में है, ये सारी चीजें कौन बता रहा है, इंटीरियर ऑफ अर्थ के बारे में मेरे को, टेम्परेचर और प्रेशर, ठीक है। एक तो ये चीज होगी। दूसरा, अर्थ के अंदर कुछ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स भी हैं। हाँ जी, है या नहीं है, है। थोरियम यूरेनियम कहाँ से, बाहर से थोड़ी ला रहे हैं हम, मार्स पे से, अर्थ के अंदर ही है, ठीक है। अब थोरियम और यूरेनियम क्या करते हैं, रेडिएशन हो गए उनके, ठीक है। एक तो होता है फ्यूजन, एक होता है फिजन। व्हाट इज फिजन, न्यूक्लियर फिजन जैसे होगा तो फिजन, व्हाट इज फिजन, फ्यूजन, फ्यूजन में एक साथ मिलते हैं, ठीक है, एक होता है फिजन, ठीक है। फिजन में क्या होता है, अलग होते हैं वो, ठीक है। उसके अंदर जो भी होते होंगे न्यूट्रॉन प्रोटॉन जो भी है वो अलग हो रहे होंगे, और जब वो अलग होते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, रिलीज ऑफ एनर्जी, एनर्जी होता है, जो कि हम न्यूक्लियर रिएक्टर में हम बेसिकली यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें होंगी जो हम देखेंगे कि रिलेट कर रही होंगी आगे के टॉपिक से भी। आपने अर्थ, इंटीरियर ऑफ अर्थ पढ़ लिया, मैं बहुत सारी चीजें ऐसी बता रहा हूँ जो आगे तक के लिए तुम्हें रिलेट करती हुई जाएगी, समझ में आया? तो जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होंगे वो भी कहीं ना कहीं जब एनर्जी रिलीज कर रहे हैं, और जब एनर्जी रिलीज कर रहे हैं हमारे अंदर, तो ये टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे अर्थ के अंदर। बस सिंपल सी बात ये है, इतनी कहानी किसी काम की नहीं है, आपको सिर्फ मैं सही बताऊं तो मैं सिर्फ तुम्हें ये बताना चाह रहा हूँ कि अंदर जो है टेम्परेचर ज्यादा है और प्रेशर भी ज्यादा है, ठीक है। उस टेम्परेचर से और उस प्रेशर से हमें अर्थ के इंटीरियर के बारे में पता लगता है। ये इनडायरेक्ट सोर्स है, ठीक है, डायरेक्ट सोर्स नहीं है ये इनडायरेक्ट सोर्स है, ठीक है। कि कहाँ पे आपको लिक्विड स्टेज मिलने वाली है अंदर, कहाँ पे आपको सॉलिड स्टेज मिलने वाली है आपको अंदर, समझ में आया? समझ में आता है? लिखो इसके बारे में जरा 2 लाइन। With increase in depth,
with increase in depth, comma, temperature as well as pressure increases. जैसे जैसे आप अंदर जाओगे टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा और प्रेशर भी इंक्रीज होगा, ये तो समझ में आता है. टेम्परेचर एज वेल एज प्रेशर इंक्रीजेस. फुल स्टॉप. Increase in temperature is due to primordial heat. Increase in temperature is due to primordial heat and radioactive disintegration. Increase in temperature due to primordial heat and radioactive disintegration. कॉमा लगा के ना. Whereas pressure is increase due to overlying rocks. Overlying मतलब rocks मतलब एक के ऊपर एक rock, जैसे मैंने गद्दा डाला ना, एक के ऊपर एक गद्दा डाला, overlying एक के ऊपर एक rocks. तो increase in pressure due to overlying rocks. Full stop. With increase in temperature and pressure, with increase in with temperature and pressure interaction, with temperature and pressure interaction, comma, Earth interior is either in solid or liquid state. Earth interior is either solid or in liquid state. मतलब कि हेल्प कर रहा है हमें किस चीज के बारे में? हेल्प्स इन कि अर्थ का जो इंटीरियर है वो सॉलिड में है या लिक्विड में है. ठीक है, समझ में आया? चलो नेक्स्ट. ग्रेविटेशन फर्स्ट हो गया ना, इनडायरेक्ट का. चलो पहले लिखो, चलो ग्रेविटेशन छोड़ो. मेट्रॉइड्स, METERIOTS, मेट्रॉइड्स. यही होगी ना स्पेलिंग? यही होगी, बोलो. METEOR, METEOR, METEORIT. यस, ठीक है. क्या होता है मेट्रॉइड्स, बताओ क्या होता है? कहीं पढ़ा होगा आपने साइंस में. मेट्रॉइड्स, व्हाट इज मेट्रॉइड्स, बताओ जल्दी से. पार्टिकल्स इन द स्पेस. ठीक है, हमारा सोलर सिस्टम है एक. ठीक है, अच्छा ठीक है. यहाँ हमारा मरकरी है, यहाँ वीनस है, अर्थ है, मार्स है. मार्स के बाद क्या है? एक एस्ट्रॉइड बेल्ट है. ठीक है, एस्ट्रॉइड बेल्ट. उसके बाद जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्टून. ठीक है, यहाँ पे क्या है? छोटे छोटे एस्ट्रॉइड्स है, मेट्रॉइड्स नहीं है. ठीक है, इस बेल्ट में मूव कर रहे हो, कभी देखना इसे मूव कर रहे हैं. छोटे हैं कंपैरेटिवली, अर्थ से छोटा साइज होता है उनका. ठीक है, अब एक चीज बताओ, जिस टाइम पे अर्थ फॉर्म हुई होगी उसी टाइम पे सब भी फॉर्म हुए होंगे. ठीक है, उसी टाइम पे ये भी फॉर्म हुए होंगे, मतलब केमिकल कंपोजिशन बेसिकली सेम ही होगी, थोड़ी थोड़ी सी मिलती होगी, कुछ तो सेम होगी. समझ में आया? क्योंकि किस सॉलिड फॉर्म में है ये, गैसियस फॉर्म में तो है नहीं. एस्ट्रॉइड बेल्ट में जो है वो एक और आगे क्यूपियर बेल्ट भी है उसके आगे. ठीक है, प्लूटो से पहले, नेपट्टून के बाद. ठीक है, एक बेल्ट है. तो अगर ये यहां से कोई बेचारा नाराज हो गया
इसे फैमिली से भगा दिया, जैसे उसको भेज दिया था दूसरे प्लेनेट पे, इधर आ रहा है हमारे पास अर्थ की तरफ, ये तो सन है सॉरी, इसे अर्थ मान लेते हैं अभी, इधर आ रहा है, ठीक है, ये एटमोस्फेयर में आएगा, कोई आ गया अंदर आता है, तो देर आर वेरी लेस चांस कि वो लैंड के ऊपर गिरेगा। वाई? तुम्हारे अर्थ में तो 75% क्या है, अगर 4 आए तो 4 में से 3 तो पानी में ही चले जाएंगे, एक आएगा कभी भोला भुटका आ भी गया तो, ठीक है, एक आएगा भोला भोला भुटका, ठीक है, अगर आ भी गया तो अब ये जब आएगा अंदर तो यहाँ पे एटमोस्फेयर के साथ भी इंटरेक्ट करेगा, ठीक है, बाहर से आ रहा है, तो वो चाहे बड़ा भी क्यों ना हो अंदर आता तो छोटा हो जाएगा, और कोई अगर लैंड के ऊपर गिरा भी, ठीक है, तो उससे हम क्या बता पाएंगे इंटीरियर ऑफ अर्थ के बारे में कि इंटीरियर ऑफ अर्थ कैसा है, ठीक है। जैसे तुम्हारे यहाँ महाराष्ट्र में एक लेक है, लोनार लेक, किससे बनी है वो? इसी से बनी है, वो टकराया उस पे और वहां पे डिप्रेशन क्रिएट हो गया। व्हाट इज डिप्रेशन? हाँ, तो यहाँ होता है क्या होता है डिप्रेशन? गड्ढा, बेसिकली गड्ढा, ठीक है, लैंड लैंड बेचारी नाराज चल रही थी, गड्ढा हो गया उसमें अपने आप भी हो सकता है। हाँ, क्यों, कैसे बता बताऊंगा कैसे होता है, वो भी बताऊंगा आज अपने आप कैसे होता है, ठीक है, मूवमेंट हो रही होगी तो हो सकता है, ठीक है। गया ये इसके अंदर टकराया तो यहाँ पे तुम्हें मिली लोनार लेक, अब लोनार लेक न्यूज में थी, वाई? चलो करंट अफेयर का क्वेश्चन, क्या हो रहा है उसके साथ? पिंक कलर होता जा रहा है उसका, किस वजह से पिंक कलर हो रहा है? ठीक है, तो किस वजह से? एल्गी एंड ऑल, एल्गी क्यों आई? एक प्रोसेस होता है जिसको हम बोलते हैं यूट्रोफिकेशन। ये जो टर्म्स बताता रहता हूँ ना, लिखते रहा करो इनको, पढ़ लिया करो क्या होता है घर जाके। यूट्रोफिकेशन हम पढ़ेंगे, क्वेश्चन आया हुआ इसमें यूपीएससी में, ठीक है। यूट्रोफिकेशन क्या होता है? यूट्रोफिकेशन, हाँ, एल्गी ब्लूम आ गई, सडन ग्रोथ भी हुई तो क्यों हुई? न्यूट्रिएंट्स, वो न्यूट्रिएंट्स कहाँ से आए? मेटरोइड्स मेटरोइड्स तो पत्थर है, उसमें कौन से न्यूट्रिएंट है? जो आप एग्रीकल्चर कर रहे हो, एग्रीकल्चर में आप पेस्टिसाइड्स यूज करते हो, फर्टिलाइजर्स यूज करते हो, वो जब मिट्टी के अंदर जाएगा, बारिश होगी, बारिश होके वो रेनफॉल के साथ वो कहाँ जाएंगे? वाटर बॉडी में जाएंगे किसी भी, ठीक है, तो वहां पे वो क्या होंगे? वहां पे वो डेवलप करेंगे किसको? वाटर का जो लेवल है उसको ऐसा कर देंगे कि एल्गी वगैरह जो है वहां पे प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स पहुंचा देंगे उस वाटर को, ठीक है, तो उससे एल्गी जो होंगी ज्यादा होनी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, एल्गी ब्लूम जिसे बोलते हैं, ठीक है, ये नहीं मेटेरोइड्स है। तो इधर चलो करंट अफेयर का क्वेश्चन था, तो जो ये मेटेरोइड्स हैं, क्या हम इनसे जान सकते हैं कि ये हेल्प करेंगे हमारी इंटीरियर ऑफ अर्थ में? क्यों? क्योंकि सेम कंपोजिशन रही है, तो उनका रिसर्च करके भी हमें पता लगता है। तो एक इंडायरेक्ट कॉन्सेप्ट ये वाला भी होता है, मेटेरोइड्स वाला, ठीक है, लिखो इसके बारे में, मेटेरोइड्स के बारे में। Meteoroids are remnants. Meteoroids are remnants from the remnant, REMNANTS. Remnants क्या होते हैं? लेफ्ट ओवर जो होते हैं। Meteoroids are remnants from the early solar system. From the early solar system formation and share a composition and share SHARE and share a composition similar to अर्थ इंटीरियर, सिमिलर टू अर्थ, अर्थ में अपोस्ट्रोफी एस आ जाएगा, अर्थ इंटीरियर, ठीक है भाई। शेयर SHARE, तुमने शेयर लिखा है? तुमने लिखा, बाकी सबने नहीं लिखा, ठीक है। नेक्स्ट इसके अंदर हम बात करें किसकी? ये हो गया, ये हो गया, क्या था सेकंड? बोलो स्पेलिंग।
TORITES, ठीक है। सर लिखेंगे क्या, ग्रेविटेशन, GRAVITATION, ग्रेविटेशन एनोमली, ANAMOLY। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनोमली? हाँ, एनोमली का मीनिंग क्या होता है गाइस? एनोमली, ये ग्रेविटेशन से पहले एनोमली का मीनिंग पता होना जरूरी है। बोलो, सॉरी, डिफरेंट, मतलब कि जैसा हमने सोचा था वैसा नहीं होगा, ठीक है। जैसा हमने देखा था कि ग्रेविटेशन, फॉर एग्जांपल अगर मैं इसकी बात करूं कि ग्रेविटेशन जो होनी थी, कहीं पे मैं प्लान कर रहा था कि वो फॉर एग्जांपल 4 होनी चाहिए, वो 4 की जगह कितनी हो रही है, 3 हो रही है या 2 हो रही है, ठीक है। तो एनोमली है, मैंने एक्सपेक्टेड जो किए थे, जो मेरे स्टैंडर्ड थे, वो स्टैंडर्ड को फुलफिल नहीं कर पा रही है कोई भी चीज, तो दैट इज कॉल्ड एनोमली, ठीक है। नींद आ रही है, ठीक है, चलो। ग्रेविटेशन किस चीज के ऊपर डिपेंड होती है बताओ? मास, ठीक है। और अर्थ के अंदर जाएंगे तो ठीक है, चलो। मेरे को कोई जो सबसे समझदार स्टूडेंट है यहाँ पे जो मानता है, नहीं है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ये क्या है, इक्वेटर, ये क्या है, पोल। मुझे बताओ कि ग्रेविटी ज्यादा कहाँ पे होगी, इक्वेटर पे या पोल्स पे? तुम बताओ, सब पोल्स बोल रहे हैं, तुम भी पोल बोल रही हो, क्यों? बोलो। तुम नहीं आई थी इसलिए तुम्हारी सजा है, सारे सवालों के जवाब तुम ही दोगी आज। बोलो, कोई बता सकता है व्हाई ऑन पोल्स? जियोइड शेप ऑफ अर्थ, जियोइड शेप मतलब कि ये जो मैं तो सर्कल बना दिया, इसमें सेंटर से तो ये सारी चीजें इक्वल है, बट हमारी अर्थ की शेप कैसी है, फ्लैट एंड एट द इक्वेटर, ठीक है, इक्वेटर। अगर मैं ये सेंटर रखता हूं तो ये वाला रेडियस और इस वाले रेडियस में फर्क है, ठीक है, ये रेडियस और इस वाले रेडियस में फर्क है, तो पास कौन सा होगा, पोल वाला, ठीक है। और जो चीज पास होगी सेंटर से तो उसका ग्रेविटी कैसी होगी, ज्यादा। और ये क्या है, डिस्टेंस दूर है, तो इसकी ग्रेविटी क्या होगी, कम। तो याद रखना, जब भी हम इक्वेटर से पोल्स की तरफ मूव करते हैं तो ग्रेविटी क्या होती है, इंक्रीज होगी। समझ में आया सबको? कोई दिक्कत तो नहीं है इस वाले कॉन्सेप्ट में? ये तो बहुत इजी सी चीज है। अब बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं ये तो हो ही गया, चलो कोई बात नहीं। अब हम बात कर रहे हैं क्या, हम कहा जा रहे हैं, डेप्थ में, डेप्थ में जा रहे हैं, समझ में आया? अंदर जाते जा रहे हैं, डिस्टेंस, ये क्या था, हम बाहर चल रहे थे, अब हम इंटीरियर ऑफ अर्थ में जा रहे हैं, ठीक है। इंटीरियर ऑफ अर्थ में हम जाते हैं तो हम देखते हैं क्या, कि रेडियस तो ठीक है, रेडियस इक्वल है, ठीक है, क्योंकि इन दिनों दोनों चीजों की रिक्वायरमेंट है हमें, ठीक है। बट कहीं कहीं पे जो ग्रेविटी जो आनी चाहिए वो नहीं आ रही है, जो ग्रेविटी आनी चाहिए, क्योंकि ग्रेविटी डिपेंड करता है इन दोनों पे, तो वो क्या हो रहा है, देयर इज अ डिफरेंस किसमें, मास में। मतलब कि क्या, कहीं पे सॉलिड है, कहीं पे लिक्विड हो रहा है, या फिर कहीं पे रॉक्स जो है कैसी हैं, अगर बसाल्टिक रॉक्स है मतलब कि आयरन कंटेंट ज्यादा है, आयरन कंटेंट ज्यादा है तो मतलब कि भारी है। और कहीं कहीं पे क्या होंगी, ग्रेनाइट रॉक होंगी तो हल्की हो सकती है, एंडेसिटिक रॉक होंगी हल्की होंगी, मतलब कि उनके अंदर मास कम है। तो अब अंदर के जो भी अंदर जो चीज है उसके बारे में तो हमें पता लग रहा है ग्रेविटी से कि मास में डिफरेंस है, मतलब कि क्या है, देयर इज यूनिफॉर्मिटी, नहीं नॉन यूनिफॉर्मिटी है, अर्थ के इंटीरियर में नॉन यूनिफॉर्मिटी है। अरे बहुत ऊपर ऊपर से हल्का हल्का, ज्यादा डेप्थ में ले जाऊंगा फिर चला जाएगा ऊपर से, छोटी छोटी। क्या लिख रही हो बताओ, क्या बताया, बताओ क्या बताया मैंने?
तो नहीं देख क्या रही हो उसमें? देखो सुनो, हम जा रहे हैं अर्थ के अंदर ग्रेविटी चेक करने, ठीक है? ग्रेविटी डिपेंड करती है किसके ऊपर? डिस्टेंस के ऊपर और मास के ऊपर। अब मैं अंदर जाऊंगा, फॉर एग्जांपल मैं अंदर जा रहा हूं, ठीक है? चलो ऐसे पूरा सर्कल ही बना देते हैं, ठीक है? अब यहां से भी रेडियस सेम ही होगा, अंदर जब जाऊंगा यहां से भी सेम ही होगा, डिस्टेंस सेम ही है। पर इस वाले पॉइंट पे, फॉर एग्जांपल इस वाले पॉइंट पे मैं देख रहा हूं कि ग्रेविटी जो है ना वो कैसी हो रही है? चेंज हो रही है। जब डिस्टेंस सेम था तो ग्रेविटी चेंज होने का मतलब क्या है? मास के अंदर कुछ डिफरेंस है। समझ में आया? तो फॉर एग्जांपल मेरे अंदर 100 kg वेट है, इसके अंदर 50 kg वेट है नहीं ऐसे? मेरा भी नहीं है, ठीक है? तो ग्रेविटी किसकी ज्यादा होगी बेसिकली? अर्थ किसको ज्यादा पुल करेगा? मुझे। यानी कि मास में दिक्कत है, और दोनों यहीं पे खड़े हुए हैं हम दोनों, और अगर हम ऊपर से भी कूदते हैं तो भी देखना मैं पहले गिर जाऊंगा, वेट मेरे में ज्यादा है। तो मास में दिक्कत है। आ रहा समझ में क्या कहना चाह रहा हूँ? और मास में दिक्कत के मतलब ये समझ में आया मेरे को कि जो अर्थ का इंटीरियर है वो क्या है? नॉन यूनिफॉर्म। कहीं पे सॉलिड हो सकता है, कहीं पे लिक्विड हो सकता है, कहीं पे अलग तरीके का मटेरियल, अगर रॉक्स भी है कहीं पे डेंसिटी, जिनकी रॉक्स ऐसी जिनकी हाई है, मास उनका ज्यादा है, कहीं पे रॉक्स जो है वो कैसे हैं? लाइट वेटेड रॉक्स है। समझ में आया? तो अब ये एनोमली कैसे होगा? जो हमारा टॉपिक था एनोमली, क्योंकि जो स्टैंडर्ड था वैसा नहीं हो पाया, तो ये ग्रेविटेशन एनोमली हुआ मेरे को देखने को मिला, ठीक है? समझ में आया? चलो करते हैं इसको। सबसे पहले तो आप एनोमली का मीनिंग लिखो, क्या होता है इसी के अंदर। समथिंग दैट डेविएट्स from what is standard, comma normal or expected. Something that deviates, deviates, something that deviates from what is standard, comma normal or expected. जैसा मैंने सोचा था वैसा नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? जैसी मैंने ग्रेविटी सोची थी वैसी ग्रेविटी नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? रेडियस तो सेम था, डिस्टेंस तो सेम था, बट इशू किसमें था? मास में। आया ये पॉइंट समझ में? तो इंटीरियर ऑफ अर्थ के ये एक इनडायरेक्ट सोर्स है ग्रेविटी भी, ये हमें बताता है सही और गलत के बारे में, ठीक है? चलो इसके अंदर लिख लेते हैं। The Earth's gravitational pull, पोस्ट ऑफ यस आएगा अर्थ में। The Earth's gravitational pull is not uniform everywhere, full stop. Variation indicates difference in density, mass की तो density and composition under the surface, density and composition under the surface, ठीक है? ओके, समझ में आया? ये समझ में आया वाला पॉइंट? ठीक है भाई, इसे करें आगे बढ़े। हाँ किसी को नहीं, हाँ जी इसको बुलाओ आगे। समझ में? वो कहाँ है? सीता गीता, उसका नाम सीता है गीता है? सीधा हाँ ठीक है। चे तो सीता हुआ ना, ठा कहाँ हो गया? अलग तरीके से प्रोनाउंशिएट करते होंगे, है ना? ठीक है, आ जाओ। एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गए। नेक्स्ट क्या है? मेरे को स्पेलिंग क्यों नहीं याद आ रही है? सिस्मिक की स्पेलिंग बताना। SI ना? SEI। चुप रहो,
हाँ सही है, सिस्मिक वेव्स। ठीक है भाई, सिस्मिक वेव्स। हाँ जी लिख लो, SEISMIC। बताएगा कोई सिस्मिक वेव्स क्या होता है? डिस्ट्रक्टिव वेव्स, बहुत बढ़िया। ऐसा भी हो सकता है डिस्ट्रक्टिव ना हो, ज्यादा इम्पैक्ट ना हो, बस वेव्स निकली हो, ना इम्पैक्ट किया उन्होंने, है अर्थ के अंदर जो मूवमेंट होता है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। और अर्थ के अंदर मूवमेंट हुआ, अर्थक्वेक हुआ, ठीक है। और चलो, क्या टॉपिक है हमारा? सिस्मिक वेव्स। ठीक है, अरे कुछ बनता है इससे, लाइन नहीं खींचनी थी। स्क्वायर स्क्वायर बनाने का ऑप्शन नहीं है इसमें। सिस्मिक वेव्स, ठीक है। पहले बताओ क्या हो गया, क्यों बातें कर रहे हो? अर्थक्वेक मतलब शेकिंग ऑफ प्लेट्स, कौन सी टेक्टोनिक, चलो ठीक है। प्लेट्स क्या होती हैं? नहीं पता, बिल्कुल नहीं पता, किसी को नहीं पता प्लेट्स क्या होती है। हाँ, रॉक्स प्लेट, रॉक्स की ओशन प्लेट नहीं होती, ओशनिक प्लेट्स भी होती है। मतलब बेसिकली स्लैब्स, स्लैब पता है, अर्थ है, अर्थ के अंदर स्लैब्स है, स्लैब्स एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं बट उसके बीच में क्रैक्स है। ठीक है, कौन है यहाँ पे जिसने अंडा खाया है जिंदगी में कभी? सबने खाया होगा, एग, बॉइल्ड एग खाया। बॉइल्ड एग को खाने से पहले बॉइल्ड को ऐसे करके मारते हैं, उसमें क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं। ठीक है, वो जो क्रैक्स डेवलप हो रहे हैं वो जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं वो क्या है? स्लैब्स। ठीक है, जो स्लैब्स हैं उन्हीं स्लैब्स को प्लेट्स बोलते हैं, स्लैब्स को प्लेट्स बोलते हैं। ठीक है, अब उनके अंदर क्या होगा? उनकी शेकिंग होगी। ठीक है, तो शेकिंग से क्या होगी? एनर्जी रिलीज होगी, और वो जो एनर्जी रिलीज होगी वो क्या बनेगा? अर्थक्वेक बनेगा। तो वो जो एनर्जी है वो क्या हो रही है? वेव्स। ठीक है, तो सिस्मिक वेव्स होती है। पहले तो यहां तक समझ लो, तो समझ में आया? प्लेट्स के, प्लेट समझ में आई क्या होता है? स्लैब्स, जो स्लैब्स है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दिखाना है पिंक वाला फॉर्म। ठीक है, एक ये स्लैब्स है, एक दूसरे से जुड़ी हुई है। ठीक है, या तो ये ऐसे चलेंगी या ऐसे चलेंगी, ट्रांसफॉर्म। ठीक है, या आगे आएंगी एक दूसरे की तरफ या फिर पीछे जाएंगी। ठीक है, कैसे जाएंगी वो बाद में बताएंगे, पर कुछ तो इनके अंदर हिल रहा है। जब ये हिलेंगी तो ड्यू टू फ्रिक्शन एनर्जी रिलीज होगी, और ठीक है, और फिर अर्थक्वेक आने के चांसेस होंगे, शेकिंग हो रही है। ठीक है, तो ऐसे अर्थ के ऊपर बहुत सारे स्लैब्स अवेलेबल है, प्लेट्स अवेलेबल है। कुछ कॉन्टिनेंटल प्लेट्स हैं और कुछ ओशनिक प्लेट्स हैं। आता समझ में? हाँ जी, ठीक है। लो, तो अर्थक्वेक जो होगा तो उसके आने के कुछ रीजंस हैं। ठीक है, नेचुरल, नेचुरल और एंथ्रोपोजेनिक, एंथ्रोपोजेनिक, एंथ्रोपोजेनिक। भाई इस बोर्ड से मैं परेशान हूँ, ये ऊपर नहीं हो सकती स्क्रीन? होती है ना, वो वाला कहाँ गया? एक हैंड वाला ऑप्शन होता था उसमें। नोट कौन सा है ये? 5 है, 4 नहीं है इसमें? कहाँ है वो? सब कुछ गायब हो जाएगा, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। नेचुरल, इस
टॉपिक के बाद जब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे ना तब बताना। नेचुरल कॉजेज होंगे और एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज होंगे, ठीक है। नेचुरल कॉजेज में फर्स्ट क्या होगा, इंटरेक्शन ऑफ प्लेट्स, ठीक है। इंटरेक्शन ऑफ प्लेट, प्लेट के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है। फॉर एग्जांपल एक प्लेट ये है और एक प्लेट ये है, ठीक है, दिख रहा है तुमको? या तो ये एक ऐसे आएंगी या फिर ये ऐसे जाएंगी, ठीक है, या फिर ऐसे मूवमेंट होगी। जो कुछ भी मूवमेंट होगी इंटरेक्शन ऑफ प्लेट की वजह से, ठीक है, तो देयर इज अ रिलीज ऑफ एनर्जी। आता है समझ में? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ भाई सब कुछ समझ में आ रहा है ना, तो हंसते रहो ना। सेकेंड, फॉर एग्जाम्पल ये एक लैंडमास है और ठीक है, यहां से अंदर से लावा निकला, यानी कि वोल्केनिक इरप्शन हुआ। वोल्केनिक इरप्शन होगा तो देयर विल बी द शेकिंग ऑफ अर्थ। कोई चीज निकलेगी तो ब्लास्ट होगा ना, तो शेकिंग होगी, तो वो भी क्या होगा, रिलीज ऑफ एनर्जी होगी उसमें भी, ठीक है। वोल्केनो भी वन ऑफ द नेचुरल कॉज है, किसका, अर्थक्वेक का। लेकिन क्या, वोल्केनो या फिर वोल्केनिज्म लिख सकते हो, पढ़ेंगे आगे। वोल्केनो अलग से पढ़ेंगे, पूरा टॉपिक है, अर्थक्वेक भी पढ़ेंगे। ये समझ में आया आपको दो, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे किसकी, एंथ्रोपोजेनिक कॉजेस। बताओ एंथ्रोपोजेनिक का मतलब क्या होता है, मैन मेड। मैन मेड, कोई एक मुझे मैन मेड कॉज बताओ जिसकी वजह से अर्थक्वेक आ सकता है। माइनिंग कोलैप्स हो जाएगी तो वेरी गुड, मतलब कि अनसस्टेनेबल, अनसस्टेनेबल माइनिंग, अनसस्टेनेबल माइनिंग। आप कौन सी माइनिंग कर रहे हो जो अनसस्टेनेबल है, मतलब कि आपने बना तो दी वो टनल्स माइनिंग करने के लिए, ठीक है, पर उसको अच्छे से मेंटेन करना था ना, तरीके से बनाना था, पर वो आपने अच्छे से नहीं की। एक ऊपर जो भी लैंड है वो उसको दब सकती है उसमें, तो अनसस्टेनेबल आप माइनिंग कर रहे हो। तो उसकी वजह से जब वो दबेगा तो शेकिंग होगी, और शेकिंग की वजह से देयर मे बी द चांसेस दैट कि अर्थक्वेक आ सकता है। और जब शेकिंग होगी तो गिरेगा, शेक होगा, लैंड शेक होगा। सिंपल सी बात है, मेरे को यहाँ से नीचे गिरा होगा तो हिलेगा ना, ठीक है, शेकिंग होगी। और जब इतना बड़ा लैंड मास नीचे आएगा एकदम से तो शेकिंग होगी, तो उसकी वजह से अर्थक्वेक आने के चांस हो सकते हैं, ठीक है। रिलीज ऑफ एनर्जी होगी, अनसस्टेनेबल माइनिंग। और बताओ, और वेरी गुड, न्यूक्लियर टेस्ट। जब भी आप न्यूक्लियर टेस्ट करोगे, बहुत ज्यादा हाई लेवल पे टेस्ट में क्या होगा, एक्सप्लोजन होगा। तो उस एक्सप्लोजन की वजह से भी देयर में बी द चांसेस कि अर्थक्वेक आए, रिलीज ऑफ एनर्जी हो, शेकिंग ऑफ अर्थ हो, ठीक है। ये अर्थक्वेक के अंदर पढ़ेंगे, पढ़ना कुछ और है, आगे तक का बता के चल रहा हूँ तुमको, ठीक है। ये समझ में आया? और क्या क्या बोल रहे हो, वो आ गया, इसके अंदर आ गया, सस्टेनेबल माइनिंग में आ जाएगा, ठीक है। अनसस्टेनेबल माइनिंग, सॉरी, डैम फॉर्मेशन पढ़ा होगा आपने। जैसे कि हमने बनाया क्या, डैम, डैम बनाया, डैम देखा आपने किसी ने, देखा कहाँ, मार्स में भी होते हैं ठीक है, वहां पानी नहीं मिल रहा, तुम डैम बना के बैठे हो। हाँ, कौन सा डैम देखा है तुमने, डैम बोला, डैम से कैसे आएगा, बस मुझे बताओ पहले, या कोई और बता सकता है तेज बोलो ना। वाटर आप स्टोर करोगे, ठीक है भाई, उस केस में देर में भी द चांसेस ऑफ, ठीक है। और यहीं पे जब हम इसकी डैम की बात करते हैं तो कोई था, पता नहीं कौन था, जिसने ये बात बोली थी कि जो हमारा क्या हाइड्रो पावर है इसके अंदर आता है,
कौन से रिसोर्स के अंदर आएगा? रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, मतलब कि दोबारा से रिन्यू कर सकते हो। चलो जी ठीक है, नया चीज सीख लेते हैं। रिन्यूएबल रिसोर्स, जैसे मैं डैम बना रहा हूँ, ठीक है, रिवर जा रही है, ठीक है, अब मुझे पानी इकट्ठा करना है कहीं पे, तो मैं क्या करूंगा? डिगिंग करूंगा, नीचे 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 नीचे, इस तरीके से डिगिंग होगी, और डिगिंग होगी तो यहाँ पानी इकट्ठा होगा। सिंपल सी बात ये है। फिर मतलब जब पानी इकट्ठा होगा तो यहाँ पे कौन सी एनर्जी क्रिएट हो रही है? वेरी गुड, पोटेंशियल। तो नाराज हो जाता है रिचार्ज मांग रहा है भाई, पेमेंट करो। क्यूआर कोड खोल दिया, 20-50 रुपए डालो इसमें, मेरे को भी सैलरी नहीं दी इन्होंने। अभी भी नहीं हुआ, मिनिमाइज कर दूं? लिखा मैंने, हाँ चलो ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगी? पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या होगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ से पानी निकलेगा, यहाँ पे कोई ऐसे करके ये होगा, तो पानी इसके ऊपर गिरेगा, ये घूमेगा, तो घूमेगा तो कौन सी एनर्जी होगी? काइनेटिक एनर्जी। और इस काइनेटिक एनर्जी के घूमने से क्या बनेगी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। अब मेरी एक बात सुनना, जो लोग वुड को और हाइड्रो पावर को रिन्यूएबल सोर्स में बताते हैं, उनके लिए एक अच्छी सी कहानी, ठीक है। अब दिक्कत क्या है कि आपने कर तो दिया सब कुछ, बट क्या ये सस्टेनेबल है? क्यों? बहुत सारे इम्पैक्ट है, सबसे ज्यादा सोशल इम्पैक्ट। आप अगर एक छोटा डैम बनाना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, छोटा सा डैम बनाया तो उसके ऊपर अर्थक्वेक का भी कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, बट आप बड़ा डैम बना रहे हो, फॉर एग्जांपल टिहरी, मतलब कि ऐसा कहते हैं अगर ये किसी दिन टूट गया तो दिल्ली तक डूब जाएगा, वहां है भागीरथी रिवर के ऊपर, इतना पानी स्टोर किया हुआ इन्होंने, ठीक है। अब जब नर्मदा बचाओ आंदोलन क्या हो रहा था, चिपकू मूवमेंट क्या हो रहा है, यहाँ सब चीजों में क्या कोई भी डैम बनेगा तो उससे फ्लोरा फोना ह्यूमन के ऊपर इंपैक्ट आएंगे? क्या इंपैक्ट आएंगे? डिस्प्लेसमेंट, अपना घर छोड़ के जाना पड़ेगा। चलो तुम तो चले जाओगे, कहीं और जाके नौकरी कर लोगे, वो जो बेचारे जानवर हैं, जो शेर है, बकरी है, भेड़ है, हिरन है, वो कहाँ जाएंगे? डूब जाएंगे, डूबेंगे। एनवायरमेंटल कंसर्न है, एनवायरमेंटल कंसर्न बना लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट ये बहुत सारे कंसर्न आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। तो इसलिए मैंने उस दिन भी बताया था शायद, जो 25 मेगावाट तक का जो हाइड्रो पावर प्लांट है वो आएगा किसके अंदर? रिन्यूएबल सोर्स के अंदर। उससे ऊपर वालों को नॉन रिन्यूएबल सोर्स के अंदर डालते हैं हम, क्योंकि इसके इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है। उसी तरीके से अगर मैंने लकड़ी काटी, ठीक है, उसे बनाने में वो सस्टेनेबल नहीं है, काट लो, काटने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, डिफोरेस्टेशन करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बट वो सस्टेनेबल सोर्स नहीं है, क्योंकि उसको अभी बनने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है रिन्यूएबल, तुम्हारी बात, ये भी रिन्यूएबल है, बट इम्पैक्ट देखो ना सोसाइटी के ऊपर कितने पड़ रहे हैं, ठीक है। एक होमवर्क तुम्हारा सस्टेनेबल से याद आ गया, आपको सारे SDGs कितने हैं, 1 से लेके 17 सारे याद होने चाहिए, कल सुनूंगा, ठीक है। YouTube पे बहुत सारी ट्रिक्स भी है, चाहो तो ट्रिक से याद करो, मेरे को कोई मतलब नहीं है, ठीक है। मुझे एक याद है, ऐसे करके बिल्डिंग, ठीक है, बिल्डिंग कहाँ पे होती है? सिटीज के अंदर। तो सस्टेनेबल सिटीज बिल्डिंग मतलब एक और एक 11, तो SDG 11, ठीक है। इस तरीके से आप याद कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये सारे आपको याद करने हैं SDG, ये हमारे कहाँ हेल्प करते हैं? कंक्लूजन में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप लिख रहे हो पॉवर्टी के ऊपर क्वेश्चन, ठीक है, पॉवर्टी के ऊपर, नो पॉवर्टी है सस्टेनेबल गोल में, नो हंगर है, इक्वलिटेरियन और जेंडर इक्वलिटी है। जहां पे जेंडर इक्वलिटी से क्वेश्चन होगा तो हम क्या कर रहे हैं, लिख के कंक्लूजन में लिखोगे, तो दिस विल हेल्प इन fulfilling that sustainable goal
2 3 4 जो भी आपको लिखना चाहते हो, तो आपको याद भी तो होना चाहिए। तो एक ये तरीका है अच्छा कंक्लूजन लिखने का, जिसमें आप एक लाइन ये भी डाल सकते हो जब सोसाइटी से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, तो एसडीजीज आपको याद होने चाहिए। दे दोगे ना अब तो रिजल्ट, इतना कुछ बता रहा हूँ। चलो क्या हो गया हमारा, टैम वाला हो गया, ये समझ में आया। शेकिंग ऑफ अर्थ सरफेस होगा तो रिलीज ऑफ एनर्जी कहां गया, कहां था, तीसरा क्या है, डैम। तो डैम की वजह से भी क्या होगा, जब इतना सारा पानी होगा तो ये क्या प्रेशर क्रिएट करेगा अर्थ के ऊपर, तो देर में भी तो चांस, और अगर ये टूट गया तो भी एकदम से बहुत सारा पानी गिरेगा। और अलग से भी ये इतना ज्यादा, जब नीचे से आप क्या कर रहे हो इसको खोदते जाओगे तो ये प्रेशर डालेगा किसके ऊपर, अर्थ के ऊपर, और उसकी वजह से देर में भी तो चांसेस की अर्थक्वेक आ सकता है। ठीक है, प्रिडिक्ट ही कर सकते हैं हम बस, या फिर मिटिगेशन टेक्निक्स यूज कर सकते हैं, मिटिगेशन स्टैंडर्ड यूज कर सकते हैं किसी चीज से बचने के लिए। समझ में आया, ये समझ में आया। तो एक और कॉज कौन सा है हमारा, आ गया तो अर्थक्वेक, ये 3 ये हो गए, 2 ये हो गए। ठीक है, अब आ गया अर्थक्वेक, आ गया, बोर्ड पे लेके आते हैं। ठीक है, तो जहां पे भी अर्थक्वेक आएगा, ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आया, या चलो फिर यहाँ पे आया, तो कहीं ना कहीं वो वेव्स जारी होंगी, कि जो वेव्स हैं यही वेव्स जो है, ठीक है, सिस्मिक वेव्स। ठीक है, और जहां से ये जनरेट होता है उसे क्या बोलते हैं, अबे फोकस, जहां से स्टार्ट होगा, ये मैं इंटीरियर की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, जहां से भी स्टार्ट होगा, और जहां पे डायरेक्ट इसके फोकस के जो बिल्कुल परपेंडिकुलर होगा वो क्या होगा, एपी सेंटर। ठीक है, फोकस को एक और नाम बोलते हैं क्या, हाँ, हाइपो सेंटर, हाइपो सेंटर बना लो ये। ठीक है, वो तीनों लिख लिए थे ना, ये सब तो लिख लिया ना आपने, ये सारी चीजें, पहला इंटरेक्शन ऑफ प्लेट्स, फिर वोल्केनिज्म, सब लिखा ना। ठीक है, लिखा। तो शेकिंग ऑफ प्लेट या अर्थ सरफेस, तो यहां पे क्या होगा, रिलीज ऑफ एनर्जी, उससे क्या होगा, अर्थक्वेक आएगा, और अर्थक्वेक की जो वेव्स होती हैं उसी को क्या बोलते हैं, सिस्मिक वेव्स। ये मैंने आपको बना के दिखा दिया है। ठीक है भाई, अर्थक्वेक आ जाएगा, योन मत करो। समझ में आया आपको, कुछ भी सवाल, कॉन्फिडेंट रहो यार, हिंदी में ही तो बोल रहा हूँ मैं, सच कुछ ऐसा भी नहीं समझा रहा, सब कुछ तुम्हारे सामने है बोर्ड पे। ठीक है, चलो, टाइप्स ऑफ सिस्मिक वेव्स। एक होती है क्या, बॉडी वेव्स, प्राइमरी प्राइमरी, रुक जा अभी, एक होती है क्या, सरफेस वेव्स। ठीक है, बॉडी वेव्स कौन सी, जो इंटीरियर ऑफ अर्थ चल रही है वो बॉडी वेव्स होती है। देखो इसके नीचे, इसके नीचे लिखो यहाँ पे क्या, वेव्स ट्रेवलिंग इंटीरियर टू द अर्थ, वेव्स
traveling interior to the earth. वो waves traveling above the earth surface. When body waves interact with the surface waves. When इसके अंदर लिख लो चाहे तो when body waves interact with surface इससे rocks, तो कौन सी वेव्स आएंगी? सरफेस वेव्स. हाँ क्या हो? अरे भाई देखो सुनो, ये अर्थ है, यहाँ से ये वेव चल रही है, ठीक है, जब तक ये अंदर है तो ये क्या है? बॉडी वेव. बाहर ऊपर सरफेस है, ये तो मैं सर्कल बना रहा हूँ, सरफेस तो ऊबड़ खाबड़ मतलब कहीं पे कैसा कहीं पे कैसा है. यहाँ पे जब वो इंटरेक्ट होंगी तो वो क्या होगी? सरफेस वेव होगी. ऊपर जब ये जाके ऊपर टकराएंगी फिर ये भी तो जाके हिलेंगी, तो डिस्ट्रक्टिव कौन सी होती है? डिस्ट्रक्टिव. आज मैं बात कर रहा था, एक सर है मेरे, सुबह सुबह फोन आया, मतलब दोस्त ही, टीचर ही है करें, तो कहते हैं यार कल मैं स्टूडेंट से बात कर रहा था, तो मेरे मुंह से निकला, मुझे बोलना था डिस्ट्रैक्शन, मेरे मुंह से निकला डिस्ट्रक्शन. ठीक है कि स्टूडेंट्स आजकल बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन करते रहते हैं. एक बार बोला, दो बार बोला, फिर उन्होंने मुझे करेक्ट किया कि क्या कहना क्या चाह रहे हो, तो उन्होंने डिस्ट्रक्शन बोला. फिर मैंने बोला वो भी डिस्ट्रक्शन ही कर रहा है, डिस्ट्रक्शन भी आप लोगों के लिए डिस्ट्रक्शन ही है. तो ये सही लिखा है स्पेलिंग? ये स्पेलिंग सही है? ठीक है. तो सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्टिव वेव्स कौन सी है? सरफेस वेव्स. तो जो हमारी बॉडी वेव्स हैं, क्या बॉडी वेव्स विल टेल, जो हमारी कहानी चल रही है तब से अब तक, जब हम यहां तक आ चुके हैं, विल टेल अबाउट, किसके बारे में बताएंगी? इंटीरियर ऑफ अर्थ. बताएंगी क्यों? क्योंकि अंदर चल रही है, अंदर चल रही है. तो एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम ये वेव्स को मेजर करते हैं. रिक्टर स्केल, मर्सिली स्केल नहीं, वो तो अर्थक्वेक के बारे में बताएगा. ये जो इंस्ट्रूमेंट होता है जो सिस्मिक वेव्स को मेजर करते हैं, जिनसे हम सिस्मोग्राफ. ठीक है, SEIS, सिस्मोग्राफ. ठीक है, इंस्ट्रूमेंट किस लिए? इंस्ट्रूमेंट क्या कर रहा है? मेजर सिस्मिक वेव्स. मतलब सारी तरीके की बॉडी वेव, सरफेस वेव, सब. इंटीरियर ऑफ अर्थ से हमें पता लगेगा, पता लग रहा है ना, बॉडी वेव से हमें इंटीरियर ऑफ अर्थ के बारे में पता लग रहा है. ठीक है, अब ये क्या होता है? ये भी दो टाइप्स की होती है. प्राइमरी वेव्स, पी वेव्स बोलते हैं, सेकेंडरी वेव्स एस वेव्स बोलते हैं. ये सबसे फास्टेस्ट होती है प्राइमरी वेव्स. ठीक है, ठीक. ये भी दो टाइप्स की होती है. ठीक है, एक होती है लव वेव्स, प्यार करा देती है अर्थ को एक से, लव वेव्स. दूसरी रिले, REILIGH, रिले वेव्स. ये सबसे स्लोएस्ट होती है. हमारा बोर्ड ना, बस ये करके फिर नेक्स्ट टॉपिक अगले से कर रहे हैं. लिखा? अच्छा, अगर मेरे को, हाँ क्या हुआ? स्पेलिंग लिखो उसकी, RAYLEIGH, रिले वेव्स. वाई नहीं लिखा क्या? RAYLEIGH लिखो, रिले वेव्स. ठीक है, ये क्या है? सबसे स्लोएस्ट.
स्लोएस्ट, फास्टेस्ट कौन सी है? प्राइमरी वेव्स। अब मेरे को बताओ अर्ली वार्निंग सिस्टम अर्थक्वेक के लिए, गाइस समझ में आ रहा है आपको? आप कल नहीं आए थे? यस यू, दिस इज योर फर्स्ट लेक्चर, कंफर्टेबल विद हिंदी आल्सो, नो इशू, ठीक है। फर्स्ट लेक्चर में आए थे, कुछ पूछा स्टूडेंट्स हमने क्या क्या पढ़ा? दिस इज योर फर्स्ट क्लास और फर्स्ट लेक्चर, पहले पॉलिटी पढ़ा है तो यू आर, समझ में आ रहा है? Good. और कोई पहला लेक्चर वाला हो? ऐसे बच्चे क्यों नहीं मिल रहे जो बिल्कुल नए हो, बिल्कुल फ्रेश ताजे? हाँ आप हो तो ताजे गुड। तो आपने अटेम्प्ट 20 कब 26 में कुछ प्रिपेयर किया पहले से? नहीं, सैटरडे को मिलना मेरे से आके, क्योंकि सैटरडे को हमारा मेंटरशिप सेशन ही होता है ना, क्लास नहीं होती ना सैटरडे, ऐसी तो होता है, यही सुना है मैंने। ठीक है, तो सैटरडे को मिल लेना आके, वी विल डिस्कस द प्लान, क्योंकि तुम्हारा 26 में और तुम थोड़ा सा लेट हो। कुछ पहले पढ़ा हुआ है या बिल्कुल न्यू है? नॉट अबाउट ज्योग्राफी, आई एम आस्किंग अबाउट एवरी सब्जेक्ट। चलो अच्छी बात है। सो मेरा क्वेश्चन ये था कि जो अर्ली वार्निंग सिस्टम है, अर्ली वार्निंग सिस्टम, ठीक है, अर्थक्वेक में, तो वो कौन सी वेव्स को डिटेक्ट करती होंगी? पी वेव्स, ठीक है, क्योंकि वो सबसे पहले वहीं से स्टार्ट होती हैं, तो वो बताती होंगी। तो सिस्मोग्राफ की रीडिंग कैसी होती है? वो कुछ ऐसे चलता रहता है। आपने मूवी देखी है कोई अर्थक्वेक से रिलेटेड? सैन एंड्रियास फॉल, कौन सी है? हाँ हॉलीवुड मैंने सारी देख रखी है, बताओ ना। रॉक है उसमें, सैन एंड्रियास फॉल ही है, मैंने नाम बता दिया, वो जो खुल जाती है जमीन, वो बचाता है आखिर, ठीक है। तो ये ऐसे चल रही होती है, जहां पे ज्यादा, अगर ये ज्यादा हो गया तो मतलब कि मूवमेंट ज्यादा है, ठीक है, वेव्स की। तो जो अर्ली वार्निंग सिस्टम में क्वेश्चन पूछ लिया गया तो हम वहां पे क्या लगाएंगे? प्राइमरी वेव्स। याद होना चाहिए, लिख लो। चलो फिर मैं लिखवा रहा हूँ, देखो। अर्ली वार्निंग सिस्टम ऑफ इंडिया डिपेंड्स अपॉन, अर्ली वार्निंग सिस्टम ऑफ इंडिया, इट्स नॉट अबाउट इंडिया ओनली, मतलब कहीं के भी, ठीक है। अर्ली वार्निंग सिस्टम ऑफ इंडिया डिपेंड्स अपॉन प्राइमरी वेव्स, पी वेव्स, ठीक है, ओके। चलो एक डिफरेंस लिखते हैं किसमें, पी वेव्स एंड सेकेंडरी वेव्स, प्राइमरी वेव्स एंड सेकेंडरी वेव्स के बीच में डिफरेंस। ब्रेक का टाइम तो नहीं हुआ अभी? हो गया? ब्रेक के बाद पढ़ोगे अभी? बाद में, ठीक है, चलो यहीं से स्टार्ट करेंगे। भाई नोट्स वगैरह सारे बना लो इसमें से, अभी फिर मैं दूसरा वाला नोट यूज करूंगा अब। ये फोर ओ क्लॉक पे मिलते हैं एग्जैक्ट, ठीक है। ये ब्रेक तुम्हारा 15 मिनट्स का करवाना है।